जो लोग जिंदगी की असलियत समझते हैं वो जानते हैं कि सबसे डरावनी चीज मौत नहीं है, बल्कि वो एंडलेस रेस्यूरेक्शन है जो मौत के बाद भी नहीं छोड़ती। यहाँ हर इंसान एक आयरन बॉक्स की जेल में बंद है, हर रोज 25 घंटे टॉर्चर झेलता है और मरने के बाद भी बार बार जिंदा कर दिया जाता है। लेकिन तुमने इस जगह को उल्टा यूज किया, एक फ्री ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह। सब तुम्हें पागल कहते हैं, लेकिन तुम्हारा प्लान पूरी ह्यूमैनिटी को बचाना, और तुम एक बार फिर रिसरेक्ट हो गए। आंखें खुली हांफते हुए एक झटके के साथ। तुम्हारा नाम चेनफान था। एक पल पहले तुम कोर फॉर्मेशन पीरियड की सेलेस्टियल ट्राइब्यूलेशन झेल रहे थे। लाइटनिंग ने तुम्हें जलाकर राख कर दिया था और अगले ही पल एक अंधेरी रोशनी से खाली जगह, लेकिन अंदर सब खाली। तुम्हारा वो प्राइड गोल्डन कोर के लेट स्टेज की कल्टीवेशन पूरी तरह खत्म। अब तुम सिर से पांव तक एक आम इंसान थे। सामने एक आदमी था जो इरिटेट हो रहा था। चुप क्यों बैठे हो? नाम बताओ। आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर हुए बिना खाना पानी नहीं मिलेगा। तुमने उसे घूरा। दिमाग तेजी से चला। ये कोई लेजिटिमेट जगह नहीं है और ये बंदा कोई अच्छा इंसान नहीं। तुमने ठंडी हंसी के साथ कहा, सिर दर्द है, पहले पानी दो, पीने के बाद बात करूंगा। आदमी घबरा गया, जैसे किसी इनविजिबल चीज से डरता हो। वो हाइस्टेरिकली चिल्लाया, कोऑपरेट क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बोलते? तभी अचानक सीलिंग से कई मोटे मैकेनिकल आर्म्स नीचे उतरे। उन्होंने उस आदमी को जमीन पर पटक दिया। मुझसे गलती हुई, इलेक्ट्रोकेट मत करो। नहीं। धमाका, एक नीली रोशनी का फ्लैश। तुम कोने में सिकुड़कर देखते रहे जब उस आदमी पर हाई वोल्टेज का टॉर्चर शुरू हुआ, बेरहमी से। कुछ सेकंड्स बाद हवा में जले हुए गोश्त की तीखी बदबू फैल गई। वो आदमी जलकर बेजान हो गया था और तुरंत बाद एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी, रिजरेक्टेड दिन बॉर्न ऑगस्ट 1, 2035, साउथ ईस्ट एशिया। तुम्हारी आंखें सिकुड़ गईं। इसका मतलब क्या था? जमीन पर एक अजीब जियोमेट्रिक पैटर्न धीरे धीरे चमका और कुछ नहीं से एक बदन खुद को असेंबल करने लगा। जो डेनबिन अभी अभी जलकर राख हुआ था, वो बिल्कुल साफ सुथरा म्योलजोंग इंसान बनकर सामने खड़ा था। रिजरेक्शन विदाउट कॉस्ट। तुम अभी शॉक से उबरे भी नहीं थे कि नया डेनबिन ने गर्दन घुमाई और तुम्हारी तरफ मुस्कुराया। देखा, रूल्स के हिसाब से अगर मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सट्रैक्ट नहीं की तो टावर के मैकेनिकल आर्म्स मुझे परमानेंटली एलिमिनेट कर देते। उसका टोन बदला। तुम्हें घूरते हुए बोला, अब तुम्हारी बारी है। तुमने ऊपर देखा और बूम, मैकेनिकल आर्म्स फिर आ गए। रिएक्ट करने से पहले ही तुम्हें दीवार से चिपका दिया गया। डेनबिन स्लोली एक हिडन कंपार्टमेंट की तरफ गया। टूल्स निकाले। भाई, मुझे ब्लेम मत करना, टावर में हर कोई इससे गुजरता है। उसने टूल को रेड हॉट होने तक गर्म किया और आगे बढ़ा। मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा, कुछ छुपाना मत। माँ बाप, रिश्तेदार, दोस्त, सबके नाम बताओ, समझे? तुम्हारा दिमाग इंस्टेंटली सब समझ गया। तुम मुझे टॉर्चर करके मेरे करीबी लोगों के नाम लेना चाहते हो ताकि उन्हें भी इस जहन्नुम में रिजरेक्ट कर सको। तुमने उसे घूरा। बिल्कुल सही। डेनबिन ने तुम्हारे चेहरे पर डिस्पेयर ढूंढते हुए कहा, इस कमबख्त जगह का नाम है टावर। इसका एक ही मकसद है, टॉर्चर, जलाना, इलेक्ट्रोक्यूट करना, बिना रुके, हर एक दिन। मरो तो रिसरेक्ट करके फिर टॉर्चर। ये कभी खत्म नहीं होता। और हाँ, यहाँ खाना पानी कुछ नहीं मिलता, तो टॉर्चर के साथ साथ भूख प्यास से भी मरोगे, फिर रिसरेक्ट होगे। सेटिस्फाइड होकर उसने रेड हॉट टूल उठाया और बिना एक पल रुके तुम्हारे सीने पर दाग दिया। एसएसएस। गोश्त इंस्टेंटली जला। जलने की बदबू नाक में घुसी। कैसा लगा? डेनबिन हांफते हुए आगे आया। अब कन्फेस करने के लिए तैयार हो? लेकिन तुम्हारे चेहरे पर एक भी शिकान नहीं। तुमने उसे ऐसे देखा जैसे कूड़ा देख रहे हो। कल्टीवेशन गई थी, लेकिन तुम्हारी वो टेरिफाइंग डिवाइन सोल जो सैकड़ों सालों की गोल्डन कोर पीरियड में बनी थी, वो अभी भी थी। दर्द को ब्लॉक करना तुम्हारे लिए सांस लेने जितना आसान था। फिजिकल टॉर्चर बस इतना ही था। डेनबिन का वो उत्साह एकदम फ्रीज हो गया। आंखें बाहर निकलने को थी। वो फ्रैंटिकली आगे आया और देखा कि तुम्हारे माथे पर पसीने की एक बूंद तक नहीं। हाँ, तुमने स्मार्क किया, कुछ कहा नहीं, लेकिन उस एक नजर ने डेनबिन की सारी साइकोलॉजिकल डिफेंस चकनाचूर कर दी। प्लक। डेनबिन के घुटने कांपे और वो सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। पूरा बदन थर थर कांप रहा था। सारी एरोगेंस हवा हो गई। सिर जमीन से लगाने लगा। भाई, सिखा दो। दादा, प्लीज, दर्द ब्लॉक करना सिखा दो। जो कहोगे करूंगा। पेन ब्लॉकिंग। जो टॉर्चर था अचानक एक प्लेजर बन गई। तुमने इस बेचारे को नीचे से देखा। सीखना है? तुमने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि आज नहीं तो कल कोई तुम्हें भी ऐसे ही टॉर्चर करेगा, है ना? हाँ हाँ हाँ। डेनबिन ने फ्रैंटिकली सिर हिलाया। इस टावर में टॉर्चर का रोटेशन होता है। अभी मैं तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूँ, 10 से 20 साल बाद कोई मुझे करेगा। ये कभी नहीं रुकता। कहते हैं जो यहाँ सबसे लंबे समय से है वो 2000 साल से बंद है। 2000 साल बिना भूलने के, बिना खोने के, एंडलेस टॉर्चर, हमेशा कॉन्शियस। जीना मरने से ज्यादा डरावना था। कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारी पेन ब्लॉकिंग एबिलिटी ने उसे इंस्टेंटली तोड़ दिया। और उसी कैलकुलेशन के हिसाब से किसी साल, किसी मिनट में, अगर उस मिनट में सिर्फ चेन सरनेम वाला एक ही इंसान पैदा हुआ हो तो कंडीशंस मीट होंगी और ये फॉर्मेशन तुम्हें यहाँ खींच सकती है। वरना सरनेम बदलो, 100 सरनेम्स एक एक करके ट्राई करो। ब्रूटल मूव था ये। जब तक टाइम इन्फिनिट है, ये फॉर्मेशन ह्यूमैनिटी के 18 पुरखों तक को खोद सकती है। तभी अचानक दीवार पर लगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले जल उठा। एक अंधा कर देने वाला लाल नंबर 53%। डेनबिन उछल गया। वो झट से उठा, चेहरे पर पैनिक वापस आ गया। नहीं, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। उसने टूल्स उठाए और फिर से तुम्हारे बदन पर पिलने लगा। डिस्प्ले पर नंबर 54% हो गया। देखा? डेनबिन की आंखें लाल थीं। चिल्लाते हुए बोला, जब तक मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूँ ये नंबर बढ़ता है। मेरा मिशन है इसे कभी 50% से नीचे न जाने देना। गिरा तो ब्लड स्किंग हैंड मुझे परमानेंटली एलिमिनेट कर देगा। वो हेविली हांफ रहा था, टूल को कसकर पकड़े हुए। इसके लिए मुझे हर दिन 15 घंटे तुम्हें टॉर्चर करना होता है। रोज तुम पूरी तरह वाइप आउट हो जाते हो, खाना पानी नहीं है, और मुझे खुद भी हर 2 दिन में एक बार खुद को मारना होता है, बॉडी रिब्यूट के लिए। ठीक 3 साल तुम यहाँ थे, सैक्रिफाइस की तरह।
तरह, बार बार टॉर्चर झेलते हुए, हर बार वाइप आउट, हर बार ये फॉर्मेशन तुम्हें वापस खींचती। इस कमबख्त टावर में एक मक्खी तक अंदर बाहर नहीं जा सकती थी। तुमने हर तरफ से ब्रीच ढूंढी, रिजल्ट कुछ नहीं। डिस्प्ले पर 90%, लगभग पूरा कमरा उस एनर्जी से भरा था। डेनबिन जमीन पर एक थके हुए शिकारी कुत्ते की तरह लेटा था, तुम्हें देख रहा था एग्जॉस्शन और एनवी से। भाई, तुम्हारी ये एबिलिटी इनक्रेडिबल है, मैं तुम्हें मरने की कगार तक टॉर्चर करता हूँ और तुम एक आवाज भी नहीं निकालते। उसने कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढते हुए करवट ली। बस अब नहीं होता, थोड़ा सो लेता हूँ, जब नंबर 50% पर आए जगह देना, चैन से सो, तुमने ठंडी आवाज में कहा। 3 घंटे बाद तुम्हारा मर्टल बदन जख्मों से भरा था, आखिरकार वो भी नहीं झेल पाया, आंखें अंधेरी हुई और तुमने जान दे दी। तुरंत बाद वो फेमिलियर रेजरेक्शन टोन बजी, सरनेम चैन। जमीन का जियोमेट्रिक फॉर्मेशन धीमे से चमका, तुम्हारा गोश्त फिर से बना। जैसे ही आंखें खुली, तुमने कोने में खर्राटे ले रहे डेनबिन की तरफ देखा तक नहीं, सीधे सीलिंग को घूरा। इन 3 सालों में जान हथेली पर रखकर तुमने एक रूल डिस्कवर किया था, रेजरेक्शन के बाद से मैकेनिकल आर्म्स के आने तक 1.5 मिनट का एक ब्लाइंड स्पॉट होता था, और वो वक्त अभी था। बिना एक पल की देरी के तुमने उंगलियों को नाइफ की तरह मोड़ा और पूरे बदन के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को फ्रैंटिकली दबाया। ब्लड बर्निंग टेक्निक, ये सीक्रेट टेक्निक तुमने कल्टीवेशन वर्ल्ड से चुराई थी। अपनी पूरी लाइफ एसेंस को जलाकर मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट करो। गोल्डन मिस्ट हर पोर से फूट पड़ी। मॉर्टल बदन था, लेकिन इस एक इंस्टेंट में लाइफ जलाकर मिली स्ट्रेंथ सैवेजली एक्सट्रीम थी। तुमने देखा तक नहीं, पूरा बदन एक ब्लरी शैडो बन गया और तुम उस एलॉय डोर की तरफ दौड़े जो 3 साल से बंद थी। एक पंच, बूम, कान फाड़ू धमाका। वो मोटी एलॉय डोर तुम्हारे एक घूंसे से टुकड़े टुकड़े हो गई, लेकिन उसी पल रिकॉइल फोर्स ने तुम्हारा दाहिना हाथ चीर दिया। हड्डियां में और टेंडन्स की क्रैक की आवाज दांत किटकिटा दे, लेकिन तुमने परवाह नहीं की। डोर टूटने की आवाज से डेनबिन उछलकर उठा, आंखें फटी हुई। क्या कर रहे हो? टाइम खत्म होने वाला है। तुमने पलटकर नहीं देखा। गोल्डन लाइट में लिपटे हुए तुम रूम से बाहर निकल गए, लेकिन बाहर तुम्हारा ये बदन किसी लिविंग बीइंग का नहीं था। तुम ह्यूमन नहीं थे उस मोमेंट में। गार्ड्स ने सिमल्टेनियसली अपने मेटालिक स्फीयर्स उठाए। अगले ही पल सैकड़ों रेड लेजर बीम्स एक तूफान की तरह रूम में स्वीप हुई। इस स्पीड से डॉज करने के लिए कम से कम फाउंडेशन स्टेज चाहिए था, लेकिन तुम थे एक जलता हुआ मॉर्टल बॉडी। कोई डाउट नहीं, हाई टेम्परेचर बीम्स ने तुम्हें इंस्टेंटली पल्वराइज कर दिया। रिबूटेड, सरनेम चैन, एक फ्लैश ऑफ लाइट, और तुम फिर से बिल्कुल ठीक उसी रूम के बीच में खड़े थे। सामने वो एलॉय डोर जो तुमने अपनी पूरी लाइफ फोर्स से तोड़ी थी, बिल्कुल नहीं, एक स्क्रैच तक नहीं। टावर की हाई कमांड ने आने की जहमत भी नहीं उठाई, जैसे तुम्हारा वो इनक्रेडिबल स्ट्राइक एक डस्ट मोड से ज्यादा कुछ नहीं था। तुम उस डोर को घूरते रहे, सीना तेजी से उठ गिर रहा था। यहाँ से भागना इम्पॉसिबल था। कोने में डेनबिन तुम्हें मॉन्स्टर की तरह देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसके मुंह से निकला, यार तुमने एक पल के लिए बाहर कैसे निकाला? तुमने गहरी सांस ली, इमोशंस को दबाते हुए। वो गार्ड्स बाहर, वो ह्यूमन नहीं है, और जो वेपन्स वो कैरी कर रहे हैं वो इस सेरा के नहीं है। डेनबिन ने थूक निकला, यहाँ से एस्केप, इसकी कोई थ्योरी भी एग्जिस्ट नहीं करती, और बाहर से कोई रेस्क्यू करने भी नहीं आएगा। तुमने ठंडी आवाज में पूछा, ये टावर कब से एस्टेब्लिश है? डेनबिन ने बार बार सिर हिलाया, पता नहीं, ये टावर 2000 साल से भी पहले बना था। हम सब यही मानते हैं कि बाहर की दुनिया अब तबाह हो चुकी होगी। डेनबिन ने कहा, यानी अगर तुम किसी तरह एस्केप भी कर लो तो बाहर शायद कोई बचा भी ना हो। एक ऐसा जहन्नुम जहाँ से कोई रास्ता नहीं, एंडलेस टॉर्चर, एंडलेस रीसेट, और बाहर एक मरी हुई दुनिया। लेकिन तुम ठंडी दीवार से टिक कर खड़े थे और होठों पर एक चिलिंग स्माइल थी। अगर सीधे लड़ना डेड एंड है तो इनके रूल्स को ही एक्सप्लॉइट करते हैं। तुमने डेनबिन को देखा और ऐसे काम टोन में कहा जैसे डिनर की बात कर रहे हो, मैं डीप स्लीप में जाने का प्लान कर रहा हूँ। डेनबिन का मुंह खुला रह गया, ये कैसे होगा? मेरी स्पिरिचुअल सोल एक आम इंसान से बहुत ऊपर है। तुमने इमॉर्टल कल्टीवेशन की बेसिक्स एक्सप्लेन करने की जहमत नहीं उठाई, सीधे प्लान बताया। मैं एक्टिवली अपनी कॉन्शियसनेस इरेज करके कॉन्शियस स्लीप में जा सकता हूँ। उस स्टेट में बाहर की दुनिया का कोई एहसास नहीं होगा, चाहे टावर में दसियों, सैकड़ों, हजारों साल गुजर जाए, मेरे लिए वो एक पल की तरह होगा। तुमने उसे घूरा और ऑर्डर दिया, अगर टावर में कोई म्यूटिनी हो या बाहर से कोई रेस्क्यू करने आए, मुझे तुरंत एलिमिनेट कर देना। जैसे ही मैं मरूंगा, टावर मुझे रीसेट करेगा और मैं जाग जाऊंगा। मतलब साफ था, बाहर से किसी के आने का इंतजार। डेनबिन ने कड़वी हंसी हंसी, उससे बेहतर है मैं ये दुआ करूं कि अर्थ ही कोलैप्स हो जाए। ये बस एनालॉजी था, लेकिन अगर कोई चांस है तो यही हमारा इकलौता कार्ड है। और फिर तुमने एक बेट डाला, अगर तुम मुझ पर नजर रख सको और सिचुएशन कंट्रोल करो तो जब हम एस्केप करेंगे मैं तुम्हें कल्टीवेशन सिखाऊंगा, आसमान में उड़ना, जमीन के आर पार जाना, वो सब। डेनबिन की आंखें अचानक चमक उठी। इन सालों में तुम्हारी एबिलिटीज ने उसे गॉड की तरह पूजने पर मजबूर कर दिया था। डील, कोई भी चेंज हुआ तुरंत एलिमिनेट कर दूंगा, बस, कोई और बात नहीं। तुमने आंखें बंद की और एक ऐसी टेक्निक फोर्स की जो सिर्फ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के ग्रेट कल्टीवेटर्स कर सकते थे, स्पिरिचुअल सोल का सेपरेशन। यहाँ तक कि गोल्डन बेबी स्टेज के 7th टर्निंग पर भी बाउंड्रीज क्रॉस करके ये टेक्निक एग्जीक्यूट करना एक्सट्रीमली डेंजरस था। लेकिन यहाँ यही तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज बन गया, एंडलेस टॉर्मेंट से बचने का। तुम्हारा सिर एक झटके से झुक गया, कोई मूवमेंट नहीं। डेनबिन ने हिम्मत जुटाई और पास आकर तुम्हारी सांस चेक। तुम सांस ले रहे थे, पूरी तरह डेड नहीं थे, इसलिए टावर का रेस्यूरेक्शन मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं हुआ। डेनबिन शॉक था, आंखें बाहर निकलने को थी, और बस यही तुम्हारा चीट कोड बन गया। हर रोज डेनबिन तुम्हें टॉर्चर करता जब तक लाइफ फोर्स डिसिपेट ना हो जाए। रिजरेक्ट होने के बाद 10 मिनट जागते, फिर सोल बॉडी से बाहर, तुम डॉर्मेंट। वक्त उड़ता गया और पलक झपकते 10 साल से ज्यादा गुजर गए। उस आयरन बॉक्स में जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी, टाइम एक मजाक था। जब तक वो दिन नहीं आया, रिजरेक्ट होते ही आंखें खुली और दीवार की इलेक्ट्रॉनिक
स्क्रीन पर एक रेड काउंटडाउन दिखा। 6 आवर्स 32 मिनट्स 17 सेकंड्स। तुमने कोने में खर्राटे ले रहे डेनबिन को झकझोरा। उठो, स्क्रीन देखो। डेनबिन ने ऊँगते हुए आंखें खोली। जैसे ही नजर उन नंबर्स पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। खत्म, सब खत्म। वो मोमेंट आ गया। अगला साइकिल शुरू होने वाला है। इसका मतलब क्या है? तुमने फ्राउंड किया। तुम मुझे टॉर्चर करोगे? नहीं, मुझे किसी दूसरे रूम में ले जाया जाएगा और वहां दूसरे मुझे टॉर्चर करेंगे। डेनबिन की आवाज कांप रही थी। भाई, तुम्हें नहीं पता इस टावर के लोग कितने ट्विस्टेड हैं। जो 100 से 200 साल से बंद हैं, वो फिर भी नॉर्मल हैं, लेकिन जो 1000 साल से ऊपर हैं, वो अब इंसान नहीं रहे, वो डीमंस हैं पूरे। और वो तुम्हारे पांव पकड़कर घुटनों पर गिर गया। भाई प्लीज, वो पेन ब्लॉकिंग सच में नहीं सिखा सकते? बहुत रिक्वेस्ट है। तुमने सिर हिलाया। ये कोई एक्सक्यूज नहीं था। एक मॉर्टल बॉडी यूनियन लेवल स्पिरिचुअल टेक्निक्स नहीं झेल सकता। डेनबिन की आंखों की रोशनी पूरी तरह बुझ गई। वो जमीन पर कीचड़ की तरह बैठ गया। सांसों में भी डिस्पेयर था। आखिरी मोमेंट्स का फायदा उठाते हुए तुमने वो सवाल पूछा जो बहुत देर से मन में था। तुमने इतनी मेहनत क्यों की? किसी का ब्लड बदलना, इसके पीछे क्या था? रिवॉर्ड्स। डेनबिन की आंखें खाली थी। उसने लिस्टलेसली जवाब दिया, एक नए बंदे को सक्सेसफुली रिजरेक्ट करो, 1-2 साल उम्र बढ़ जाती है। तुम चुप रहे। काउंटडाउन सेकंड बाय सेकंड टिक कर रहा था। 30 मिनट बचे थे। डेनबिन पूरी तरह टूट गया। उसने मुंह ढका और जैसे कोई जानवर जिबह होने से पहले रोए, दिल दहला देने वाली सिसकियां निकलने लगी। नहीं जाना, नहीं जाना। 20 साल, अगले साइकिल में 20 साल वो मुझे बेरहमी से टॉर्चर करेंगे। बस हो जाए ये सब, एक बार के लिए खत्म हो जाए। तुम चुपचाप देखते रहे। ये वीक का एब्सोल्यूट पावर के खिलाफ एक बेबस संघर्ष था। 5 मिनट्स बचे थे। डेनबिन ने अचानक सिर उठाया, चेहरा आंसुओं और बहती नाक से भरा हुआ, जैसे डूबता हुआ इंसान आखिरी तिनका पकड़ रहा हो। वो तुम्हें घूरने लगा और मैडमैन की तरह चिल्लाया, जैसे डर हो कि तुम एक भी वर्ड भूल जाओ। मेरा नाम डेनबिन है, आइसविन, बॉर्न अगस्त 1, 2035 एट 9:13। अगर तुम स्केप कर सको, मुझे रिजरेक्ट करना। मैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट बनूंगा, तुम्हारा सर्वेंट, हमेशा के लिए। सुना? प्रॉमिस है। तुमने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, अगर मैं बाहर निकल सका तो तुम्हारी हेल्प करूंगा। और उसी पल काउंटडाउन 0 पर पहुंचा। रूम का टेम्परेचर अचानक स्पाइक हुआ। हवा एक स्मेल्टिंग फर्नेस की तरह जलने लगी। कोई रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं था। तुम और डेनबिन दोनों राख हो गए। रेजरेक्टेड, सरनेम चैन। इस एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से मैं अगले साइकिल के सटीक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकता हूँ। और इसे कैलकुलेट करने से क्या मिलेगा तुम्हें? तुमने ठंडी आवाज में पूछा। हम यहाँ से एस्केप कैसे करेंगे? गार्ड्स की नजर बची हुई थी। तभी लू की आंखें एक अजीब एक्साइटमेंट से जल उठी। इन गार्ड्स में कोई इमोशन नहीं है, ये सिर्फ प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, एकदम लेटर बाय लेटर। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर रेगुलेशंस में नहीं लिखा तो हम अभी यहीं बैठकर अपना पूरा एस्केप प्लान जोर से बोल सकते हैं, और ये कुछ नहीं कर सकते। और फिर वक्त गुजरता रहा। एक पूरा साल पलक झपकते निकल गया। उस साल हर रोज मैकेनिकल आर्म्स तुम्हें पकड़कर रबर मैट जैसा मरोड़ती थी, लेकिन तुम लिसियो को टॉर्चर करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थे। दर्द वो तुमने कब का ब्लॉक कर दिया था। बिना कुछ किए, बस मौत का इंतजार करते हुए एक ऑब्जर्वर की तरह बैठे रहना। ये उस टावर में गुलाम बनने से कहीं बेहतर था। लेकिन तभी तुम्हारी एक अनजानी हरकत ने ल्यू की आखिरी दीवार को पूरी तरह तोड़ दिया। वो इस बात का यकीन कर चुका था कि तुम एक बिल्कुल निर्दयी इंसान हो, और फिर भी तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया। आखिरकार उसने अपना असली अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड तुम्हारे सामने रख दिया। क्या तुमने स्पेस स्टेशन के बारे में सुना है? ल्यू ने अपनी आवाज धीमी कर ली। उसके टोन में एक्साइटमेंट थरथरा रही थी। ऊपर स्पेस में कई सर्वाइवर्स हैं जो टावर से भाग चुके हैं। स्पेस स्टेशन, तुम्हारा दिमाग तुरंत के पॉइंट पर पहुंच गया। सुसाइड करो और फिर वहां के लोग तुम्हें रिजेक्ट करें। क्लेवर। ल्यू ने अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारा। एस्केप से भी बढ़कर स्पेस स्टेशन टावर से लोगों को चुरा रहा था। वो हांफते हुए बोला, स्टेशन की मशीन 1900 से शुरू होकर क्लास और बर्थ डेट के हिसाब से सॉर्ट करती है। ब्रूट फोर्स से पूरी ह्यूमैनिटी को रिजरेक्ट कर रही है। बस जरूरी है कि स्टेशन ठीक उसी एग्जैक्ट मोमेंट में तुम्हारा नाम पुकारे। अगर तुम यहाँ अपनी जान दे दो और दोनों साइड्स एग्री करें तो तुम सीधे स्पेस में खिंच जाओगे, इस नरक से बाहर। लेकिन तुमने तुरंत इस प्लान की कमजोरी पकड़ ली। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तुमने डिसमिसिवली मुस्कुराते हुए कहा। इतिहास में अरबों खरबों इंसान ये लॉटरी जीतने से कम नहीं। हाँ, लाखों में एक चांस। ल्यू की आंखें तुम पर टिकी थी, ब्लड शॉट हो चुकी थी। कुछ लोग यहाँ 1000 साल से बंद हैं और एक बार भी कनेक्शन विंडो नहीं मिली, लेकिन यही एकमात्र उम्मीद है, जुआ खेलना पड़ेगा। तुमने उसे ठंडी नजरों से देखा। असली प्लान क्या है ये लक पर डिपेंड नहीं करता। लिस्यू की आंखों में एक चालाकी की चमक आई। वो बहुत तेज बोला, स्टेशन 1900 से शुरू होकर सरनैम्स के ऑर्डर में लोगों को रिवाइव करता है। अगर हम ठीक उसी सेकंड में अपनी जान दें जब स्टेशन हमारा नाम पुकारे, तो हम 100% सिस्टम में एंटर हो जाएंगे और स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। सब कुछ टाइमिंग का खेल है। तुमने भौहें सिकोड़ी, लेकिन तुम्हें एग्जैक्ट मिनट और सेकंड कैसे पता चलेगा? तुम क्या सोच रहे थे जब मैं रिसरेक्ट होने पर दीवानों की तरह जमीन पर नंबर्स लिख रहा था? ल्यू ने व्यंग्य से मुस्कुराया। वो मेरा एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट था। 15 अगस्त साल 6139 2:22:50 बजे दीवार पर लगी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बता रही थी। ये डिस्प्ले हर 36 मिनट में 1% घटती है। यही हमारी घड़ी है। स्टेशन का रूल है हर मिनट में 10 लोगों को रिसरेक्ट करना। इस सारे डेटा को इनपुट करो और तुम एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि वो तुम्हारा नाम कब पुकारेंगे। तुम्हारे अंदर एक साइलेंट गास्प उठी। 1000 साल की साधना में तुमने अनगिनत महारथी देखे थे, लेकिन इंटेलिजेंस के मामले में ये साधारण दिखने वाला आदमी एक असली मॉन्स्टर था। कैलकुलेट कर सकते हो? बताओ कब होगा?
होगा। लियू ने एक पल भी नहीं सोचा, फौरन बोला, अभी 17 सितंबर है, ईयर 6140। मेरा नाम इसी साल 30 दिसंबर को 1:01 AM पर पुकारा जाएगा। और तुम्हारा? चेन फान, साल 6141, 15 फरवरी को 1:06 AM पर। उसने जोड़ा, मैनुअल ऑन इम्प्रेशन एरर्स की वजह से सेकंड तक प्रिसिस नहीं हो सकते, लेकिन उस मिनट के अंदर लगातार स्टेट एडजस्ट करते रहो, ये जरूर काम करेगा। बिना वक्त गंवाए तुमने उसकी तरफ मुट्ठी भींची। उस दिमाग के आगे मैं हार मानता हूँ। और फिर वो वक्त आ गया, 31 दिसंबर 6140, 1:01 AM। लियू की अपॉइंटमेंट में सिर्फ 1 घंटा बचा था। तुमने एक छुपी हुई जगह से टूल्स निकाले और हाथ में तौला, हर पल एक्शन के लिए तैयार। मेरी सिखाई टेक्निक्स याद है ना? जाने से पहले लियू ने पसीने से भीगे हाथों में टूल्स थामे। स्क्रीन पर नंबर जैसे ही 59% से 58% पर जंप किया, लियू ने फ्रैंटिकली सेकंड्स गिनने शुरू किए। 1, 2, 3, 119 तक पहुंचा। अब खत्म करो मुझे। उसने अचानक सिर उठाया, उसकी आंखें ब्लड शॉट थीं। बिना एक पल की हिचकिचाहट के तुमने उसे नाइफ से खत्म कर दिया। लियू तुरंत गिरा। रिजरेक्टेड लियू, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस गूंजी। लियू ने सर्कल में अपना बॉडी रिकंस्ट्रक्ट किया। वो फेल हो गया, टाइमिंग एरर। फिर से, जल्दी। जमीन छूते ही वो चिल्लाया। तुमने फिर वार किया, काम नहीं आया। वो फिर वहीं रिसरेक्ट हो गया। तुम जारी रहे। ये फेट के साथ एक रेस थी। तुमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तीसरी बार तुमने उसे सीरियसली वुंड किया। कुछ सेकंड्स बाद, रिजरेक्ट लियू, बॉर्न इन 1980, मैकेनिकल वॉइस फिर गूंजी। लेकिन इस बार जैसे ही लाइट डिसिपेट हुई, रूम बिल्कुल खाली था, कहीं कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वॉइस अगले 2 दिनों तक एक जैम्ड टेप रिकॉर्डर की तरह लीसियू का नाम दोहराती रही, लेकिन वो उसे इस सेल में वापस नहीं ला सकी। वो सक्सेस हो गया था। इस मटल दिमाग वाले इंसान ने एक सेलेस्टियल नेटवर्क को ब्रीच कर दिया था, एक ही पल में। अगले साल का फरवरी 15 आया। टावर के गार्ड्स इतने डरपोक निकले कि उन्होंने तुम्हें कोई नया सेलमेट नहीं दिया। तुम चुपचाप बैठे स्क्रीन को घूरते रहे। 1:06 AM वो मोमेंट आ गया। अब तुम्हारे साथ नहीं खेलता। आंखों में एक खौंखार चमक लिए तुमने खुद पर एक जबरदस्त वार किया। साथ ही बिना एक पल रुके ब्लड बर्निंग टेक्निक एक्टिवेट की, अपनी सारी वाइटैलिटी एक झटके में जला दी। धड़ाम, तुम गिर पड़े। रिजरेक्टेड चेनफैन, एक फ्लैश ऑफ लाइट। तुम सेल में बिल्कुल अनहार्म्ड खड़े हो। पहली कोशिश फेल। अंदर एक वायलेंट रेज की लहर उठी। बिना एक सेकंड गंवाए तुमने जमीन से टूल उठाया और खुद पर हमला किया। दूसरी कोशिश भी फेल। एक बार फिर पूरी तरह पागलपन में उतरकर तुमने तीसरी बार खुद पर वार किया। और तभी अचानक एक शिफ्ट हुई। वो जानी पहचानी सेंसेशन, फॉर्मेशन का तुम्हें वापस शेप में धकेलना गायब हो गई। उसकी जगह एक असहनीय रूप से हिंसक पुलिंग फोर्स ने तुम्हारी सोल को पकड़ा और ऊपर की तरफ खींचने लगी। तुमने सेल की मेटल सीलिंग को तोड़ दिया था। तुम्हारी सोल लगातार ऊपर उठती रही। इस तेज असेंट में पहली बार तुमने उस नरक की पूरी तस्वीर देखी जिसने तुम्हें 10 साल से ज्यादा हॉन्टेड किया था। सच में एक सैकड़ों मंजिलों ऊंचा ब्लैक मेटल टावर जो हजारों टाइटली पैक्ड आयरन बॉक्सेस से बना था। जिंदा इंसान कैद थे, टॉर्चर झेल रहे थे। लेकिन बस यही नहीं था। जब तुम्हारी सोल टावर की छत से पूरी तरह बाहर निकली और धरती की पूरी सरफेस का नजारा देखा, तुम्हारे चेहरे की खुशी एक ही पल में जम गई। एक तकलीफ दे भयावह ठंडक तुम्हारी सोल में फैल गई। चारों तरफ नजर घुमाई, तबाह धरती की सरफेस। ये रूइंस नहीं थे, ये स्टील के जंगल थे। अनगिनत ब्लैक टावर्स, हजारों, लाखों। ये कोई प्रिजन नहीं था, ये एक अनंत नरक था जिसमें अरबों ह्यूमन सोल्स कैद थीं। रिसेक्टेड चैनफान, तुमने अचानक आंखें खोली। इससे पहले कि तुम आसपास देख सको, एक जानवर जैसी धाड़ तुम्हारे कानों में फट पड़ी। तुमने बगल में देखा, एक नया रिसरेक्ट हुआ इंसान एक पागल जानवर की तरह जमीन पर लौट रहा था। उस बेचारे का दिमाग टावर की टॉर्चर ने तोड़ दिया था। तुरंत कुछ मजबूत आदमी अंदर घुसे और उसे जमीन पर पकड़ लिया। साथ ही सफेद ड्रेस में एक स्वीट लुकिंग औरत तेजी से आगे बढ़ी। उसकी आवाज बेहद नरम थी। शांत हो जाओ, तुम टावर से बाहर हो, अब तुम सेफ हो। ये सुकून भरा झूठ सुनकर वो आदमी आखिरकार स्ट्रगल करना बंद हो गया। औरत उठी और तुम्हारी तरफ मुड़ी। मेंटल ब्रेकडाउन के इतने सीन्स देखने के बाद भी उसकी प्रोफेशनल स्माइल बेदागा थी। हेलो, स्काई स्पेस स्टेशन में आपका स्वागत है। मैं साइकोलॉजिस्ट यान्सी हूँ। तुम मेटल वॉल से टिक कर बैठे रहे। तुम्हारी नजर सॉम्बर और वेरी हो गई। वैसे तुमने कुछ नहीं कहा। यान्सी, जो क्लियरली इसकी आदी थी, बोली, मैंने अभी टावर छोड़ा है। बस इतना सुनते ही पूरे रूम में एक डेथली साइलेंस छा गई। उस इंसान को पकड़े हुए सभी स्ट्रॉन्ग मैन ने एक साथ सिर घुमाकर तुम्हें घूरा। यान्सी की प्रोफेशनल स्माइल एक झटके में फ्रीज हो गई। इम्पॉसिबल। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने तुम्हें सिर से पांव तक ऐसे देखा जैसे तुम कोई मॉन्स्टर हो। तुम टावर से बाहर आए और इतने काम कैसे हो? इमोशनल ब्रेकडाउन का एक भी हिंट नहीं। क्या तुम टावर में गए ही थे और तुरंत निकाल लिए गए? तुमने एक ठंडी हंसी दी, फ्लैट टोन में। लगभग 20 साल कम टाइम नहीं होता बहन। रूम में सांस खींचने की आवाजें आई। यान्सी की नजर तुम पर बदल गई। उसके एस्टोनिशमेंट के पीछे एक बैरली मास्क्ड फ्रेंजी थी। 20 साल, एक पूरा साइकिल, और ये नॉर्मल पर्सन निकली। उसने एक गहरी सांस ली और तेजी से बोलती रही, मैं 2 साल से साइकोलॉजिस्ट हूँ। टावर से निकाले गए 10 में से 9 लोगों को सैनिटोरियम में भर्ती करना पड़ता है। तुम्हारी मेंटल फोर्टिट्यूड सुपर ह्यूमन है। उसने फौरन अपनी रिस्ट बैंड पर स्पेस स्टेशन रेगुलेशंस के मुताबिक टैप किया। इस टॉप नॉच माइंडसेट के साथ तुम्हें सबसे अच्छा डील मिल सकता है। मैं तुम्हें डायरेक्टली एसजी रेटिंग दे रही हूँ। कोई ऑब्जेक्शन? अच्छी जॉब मिल सकती है। बिल्कुल नहीं, तुमने सीधे जवाब दिया। नाम चेनफान। बिना हिचकिचाहट के। उसकी एक्सप्लेनेशन के मुताबिक रिजरेक्शन फॉर्मेशन सोल की आइडेंटिटी से लिंक्ड होती है, इसलिए रियल या फेक नाम कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है चेनफान, तुम्हें पहले कौन से स्किल्स आते थे? यान्सी ने तुम्हें इंटेंटली देखा। इससे तुम्हारी क्लास डिसाइड होगी। तुम्हारा दिमाग तेजी से घूमा। अपनी पुरानी जिंदगी में तुम कल्टीवेशन वर्ल्ड के एक इम्पोजिंग फिगर थे, ग्रेट लक के साथ। लव अफेयर्स समझ नहीं आते थे, लेकिन हेवन और
अर्थ से पावर चुराने की आर्ट में माहिर थे, लेकिन इन मॉर्टल्स के सामने कल्टीवेशन की बात करना बकवास होता। हर्ब कल्टीवेशन के बारे में कुछ जानते हो? तुमने सबसे करीबी ऑप्शन चुना, स्पिरिट प्लांट कल्टीवेटर। ये एक प्रोफेशन है, स्पेस स्टेशन पर एक टेक्निकल जॉब। गलत किया तो बुरा हाल होगा। यंसी ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन फौरन फाइल में रजिस्टर कर लिया। आधे घंटे बाद वो तुम्हें तथाकथित लिविंग जोन में ले गई। सामने था एक मेटल कॉरिडोर जो जहां तक नजर जाए वहां तक फैला हुआ था। तुम्हारा घर सिर्फ 4 स्क्वायर मीटर का एक आयरन कैप्सूल। नीचे एक पब्लिक एरिया था, जरा भी प्राइवेसी नहीं। इस जगह रिप्रोडक्शन ऑलरेडी इलीगल था। हर कोई बहुत लंबा जीता था। मजे की किसको पड़ी थी? सर्वाइवल ही एकमात्र इंस्टिंक्ट था। तुम्हारे पास रिजाइन होने के अलावा कोई चारा नहीं था। और फिर वो कैप्सूल के दरवाजे पर खड़ा होकर बिल्कुल सीरियसली बोला, सुनो, स्पेस स्टेशन पर हर खर्च पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। खाना, पीने का पानी, नहाना, सब कुछ पॉइंट्स काटता है। उसने ऊपर वेंटिलेशन ग्रेड की तरफ इशारा किया। बस यही नहीं, सांस लेने से भी ऑक्सीजन खर्च होती है। तुम्हारा नॉर्मल मेटाबॉलिज्म गैसें बाहर निकालता है। जब तक तुम जिंदा हो और सांस ले रहे हो, सिस्टम ऑटोमेटिकली तुम्हारे पॉइंट्स काटता रहेगा। तुमने सुना और अंदर ही अंदर एक गहरी सांस ली। इन लोगों ने तो हर छोटी से छोटी चीज का हिसाब लगा रखा था। जिंदा रहने के लिए भी सांस का टैक्स देना पड़ता है। और अगर पॉइंट्स खत्म हो जाए, तुमने ठंडे लहजे में पूछा, तो सीधे जान ले लेते हैं और टावर प्रिजन में वापस भेज देते हैं। यान ने बर्फीले टोन में जवाब दिया। टावर में दोबारा एक्टिवेट होने के लिए सैकड़ों या हजारों साल झेलने पड़ते हैं और लक भी चाहिए। ये कहते कहते वो अचानक आवाज धीमी करके तुम्हारे करीब आया। लेकिन अगर तुम मेहनत करके लाखों पॉइंट्स बचा लो, जब भी तुम्हारी एक्सीडेंटली मौत हो, स्पेस स्टेशन तुम्हारे पॉइंट्स यूज करके टाइम खरीदेगा। दिन रात तुम्हारा नाम पुकारेगा और फोर्स को जगाएगा। तुम तुरंत समझ गए, पॉइंट्स ही जिंदगी है। कोई वंडर नहीं कि ये लोग पागलों की तरह काम करते हैं। बताने के लिए शुक्रिया, तुमने बेपरवाही से जवाब दिया। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर तुम्हारे तीखे प्रोफाइल को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। उसकी नजर में एक इंट्रिगिंग चमक आ गई। तुम्हारा एफिशिएंट स्टाइल मुझे काफी पसंद है। आज रात अगर बोर हो तो कभी भी कांटेक्ट करो, मैंने टर्मिनल पर ऐड कर लिया है। इतना कहकर वो हल्के कदमों से चला गया। जाते जाते एक बार पलट कर देखा। तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं हिला, बल्कि तुम्हें सार्कास्टिकली हंसने का मन किया। अपनी पिछली जिंदगी में कल्टीवेशन वर्ल्ड में औरतें खुद आकर तुमसे गिड़गिड़ाती थीं कि कोई पिल रिफाइन कर दो। इतनी लाइन लगती थी कि नोए आसमान तक पहुंच जाती। तुम उस किस्म की लो लेवल स्कीमिंग को पूरी तरह डिस्पाइस करते थे। अभी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, पावर। तुमने कैप्सूल का दरवाजा जोर से बंद किया, आंखें मूंदी और अपने आसपास को महसूस किया। स्पिरिचुअल रिसोर्सेज बिल्कुल खत्म थे। कल्टीवेट करने के लिए यहाँ एक बूंद भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। तुमने अचानक आंखें खोली और उनमें एक खतरनाक चमक कौंध गई। अगर कन्वेंशनल कल्टीवेशन यानी टॉप पर वापस जाने का इंतजार ऑप्शन है, तो सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, मटेरियल्स ढूंढो, एक एल्केमी फर्नेस खोजो और जबरदस्ती स्पिरिचुअल मेडिसिन रिफाइन करो। दूसरा, तुम्हारे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई, डार्क कल्टीवेशन का रास्ता अपनाओ। अगली सुबह तुम यानी के साथ स्पेस स्टेशन के सबसे नीचे वाले लेवल पर ग्रीन एरिया में पहुंचे। यहाँ तरह तरह की क्रॉप्स और एल्गी उगाई जाती थी, खासतौर पर ऑक्सीजन जनरेट करने और वेस्ट वाटर ट्रीट करने के लिए। तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए यानी ने आज स्पेशल आउटफिट पहना था, नी हाई स्टॉकिंग्स, एक यूथफुल ऑनरा बिखेरती हुई। कल रात क्या कर रहे थे? चलते चलते वो अचानक तुम्हारे सामने रुक गई, थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड। मैंने इतने सारे मैसेजेस भेजे, एक का भी जवाब नहीं दिया। इतने अलूफ क्यों हो? आज मैं अच्छी लग रही हूँ। तुमने पलक तक नहीं उठाई। तुम्हारी नजर बेहद ठंडी और हार्ड थी। बकवास बंद करो, मैं आगे से बहुत बिजी रहूंगा। रोमांस के लिए वक्त नहीं है। तुम्हारी गुड इंटेंशंस की कद्र है, लेकिन आगे से मैसेज मत करना। अगर जिंदा रहना है, अगर स्ट्रांग बनना है, औरतें सिर्फ तलवार खींचने की रफ्तार कम करती हैं। यांगी तुम्हारे इस डायरेक्ट रिजेक्शन के सामने बस होंठ दबाकर रह गई। उसने तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स नजर दी और चुपचाप आगे बढ़ती रही। वो ग्रीन जोन के लॉबी में लगे पब्लिक टर्मिनल के सामने पहुंचे। नए रिक्रूट्स को एंट्रेंस एग्जाम देना था। यांगी ने ठंडे चेहरे से तुम्हारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने में मदद की। कोई एस्केप नहीं, जाओ और लोअर लेवल्स में पॉन की तरह काम करो। अभी से शुरू। हेलो, स्क्रीन फ्लिकर्ड। एक हेवी पिक्सल से ढका ब्लैक फिगर सामने आया, क्लियरली स्पेस स्टेशन का कोई हाई रैंकिंग ऑफिसर। तुम चेन फैन हो? फाइल कहती है तुम्हें कल्चरेशन के बारे में पता है। उस शैडो की आवाज मैकेनिकली कोल्ड थी। थोड़ा बहुत जानता हूँ, तुमने एरोगेंट टोन में जवाब दिया। बस एक स्क्रीन है, समझ गए। जो मुझे आता है वो जानता हूँ। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज को स्ट्रेंथन करता है, टेस्ट हल्का है, नेचर ठंडी है, खाया जा सकता है, लेकिन स्वाद बेकार है, खासकर ठंडे बॉडी वाली औरतों के लिए। ज्यादा खाने से आधी उम्र बर्बाद हो सकती है। ये सुनकर बगल में खड़ी यांगी की आंखों में डिस्नेन की एक झलक आई। शायद उसे लगा तुम बना रहे हो, लेकिन स्क्रीन पर वो शैडो अचानक रुक गया। कई मिनट्स के लिए ऑफलाइन हो गया। जब वो वापस आया, उसकी आवाज में एक अजीब इमोशन था। क्या तुमने गोल्डन एल्गी पहले कभी देखी है? वो जो हर नाली में भरी पड़ी है, क्या वो ढूंढना मुश्किल है? तुमने पूछा। और आप कमांडर बिना काम किए दिन में 1000 पॉइंट्स कमा लेते हैं। 1000 पॉइंट्स। तुमने अंदर ही अंदर हंसकर उसे डिसमिस किया, क्योंकि जिस पल से तुम एंटर हुए थे, तुम्हारी नजर रूम के एक कोने में रखी कुछ अनजान एल्गी और लाल पीली हर्ब्स पर टिकी थी। हल्की सी थी, लेकिन तुम गलत नहीं हो सकते थे। वो स्पिरिचुअल एनर्जी थी। इस जगह पर ऐसे प्लांट्स थे जिनमें स्पिरिचुअल प्रॉपर्टीज थी। बस इन्हें एब्जॉर्ब करो और तुम इनिशियल रिफाइनमेंट स्टेज की दहलीज पर होगे। ध्यान न खींचने के लिए तुम सनसेट तक रुके, और जब सब लोग ग्रीन प्लांट एरिया छोड़कर चले गए, तुम उस स्पिरिचुअल एनर्जी वाले सीवीड बोल की तरफ दौड़े
उठे और क्रॉस लेगेड बैठ गए, आंखें बंद की और अचानक रेड येलो स्काई डिवाउरर टेक्निक एक्टिवेट की। अपनी पिछली जिंदगी में तुम्हारे पास इन्फेंट कोर स्टेज के कल्टीवेटर की फाउंडेशन थी। कल्टीवेशन का रास्ता दोबारा शुरू करना तुम्हारे लिए पानी पीने जितना आसान था, बस कुछ सांसों में। उन प्लांट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी जबरदस्ती खींचने लगी, व्हाइट मिस्ट की लकीरों में बदलकर तुम्हारे पोर्स से होती हुई डैंटियन में फ्रैंटिकली समाने लगी। एक वर्लपूल मुर्गी के अंडे जितना बड़ा तुरंत बन गया। जल्दी, बस थोड़ा और। तुमने दांत पीसे और खुद को आगे धकेलने की तैयारी की, इनिशियल रिफाइनमेंट की थ्रेशोल्ड तोड़ने के लिए। तभी अचानक, एक्सक्यूज मी, क्या आप चेन फैन हैं? एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मर्दाना आवाज पीछे से फट पड़ी। तुम्हारी आंखें झटके से खुली, अंदर ही अंदर गाली निकली। तुमने उस मैडनेस को आंखों में दबाया, पलट कर देखा। हाँ, मैं हूँ, जो कहना है जल्दी कहो। सामने एक बेदागा ब्लैक सूट में एक आदमी खड़ा था। उसने तुम्हें इंटेंटली 2 बार देखा और आवाज धीमी कर ली। मैं सेपरेशन सोसाइटी से हूँ, चेन फैन। ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? सुना नहीं कभी, हट जाओ। तुमने 4 ठंडे शब्द उगले और पलट कर बैठने लगे। क्या तुम सोचते हो स्पेस स्टेशन पर जान लड़ाकर सरवाइव कर लोगे? बेवकूफ मत बनो, ऊपर वाले पूरी तरह करप्ट हो चुके हैं। उन्होंने ह्यूमैनिटी को अर्थ पर वापस लाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तुम एक पल के लिए रुके, आंखें सिकुड़ी। तुम्हारी रिएक्शन देखकर वो आदमी और तेज हो गया। हम लोअर क्लास वाले जब मरते हैं तो टावर प्रिजन में वापस फेंक दिए जाते हैं, तड़पते रहते हैं, लेकिन ऊपर वाले वो सारे एलीट रिसोर्सेज पर मोनोपोली जमाए बैठे हैं। तुम चुपचाप ठंडी नजरों से देखते रहे, कोई रिएक्शन नहीं। सूट वाला आदमी अचानक तेज कदमों से करीब आया। पूरे स्पेस स्टेशन के 3 लेवल्स हैं। 3rd लेवल पर हम हैं पॉन्स, जान जोखिम में डालकर पॉइंट्स कमाते हैं रीइंकार्नेशन के लिए। 2nd लेवल है इनर सर्कल, उन्हें रीइंकार्नेशन में प्रायोरिटी मिलती है। और 1st लेवल, किसी ने देखा नहीं उन्हें, बिना पिक्सल्स के बात भी नहीं करते, बिना कुछ किए इन्फिनिटली रीइंकार्नेट करते रहते हैं। सारे हाईएस्ट लेवल रिसोर्सेज उन्होंने दबा रखे हैं। तो तुम्हारे टोन में जरा भी इमोशन नहीं था। तुम टावर में 20 साल रहे और एस लेवल इवैल्यूएशन मिली, तुम ऑर्डिनरी नहीं हो। सूट वाले ने तुम्हें घूरा। सेपरेशन को तुम जैसे लोगों की जरूरत है, अभी जवाब नहीं देना, पहले एक इन्फॉर्मेशन गिफ्ट के तौर पर देता हूँ। उसने आवाज को बर्फीला कर लिया। कल रात ऊपर वाले लिविंग क्वार्टर्स में एक्सट्रीम जेलीफिश छोड़ेंगे। ये एनोमलस क्रीचर्स दीवारों के आर पार निकल सकते हैं, बेहद वेनमस हैं। ये जानबूझकर कैजुअलिटीज करते हैं नीचे वालों में पैनिक फैलाने के लिए, ताकि सब पागल कुत्तों की तरह पॉइंट्स जमा करते रहें, इनको यांग में कन्वर्ट करते रहें। तभी अचानक ग्रीन जोन की सारी लाइट्स एक साथ बुझ गईं। सिर्फ 2 धुंधली इमरजेंसी लाइट्स रह गईं। स्पेस स्टेशन के पास पर्याप्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। रात को वर्क एरिया की लाइट्स और कैमरास बंद हो जाते हैं। मैंने इसी मोमेंट का फायदा उठाकर तुम्हें ढूंढा, बस यहीं तक। सूट वाले ने लॉबी की तरफ नजर उठाई, फिर पलटा और अंधेरे में गायब हो गया। उसके कदमों की आवाज तेजी से दूर होती गई। कैमरास बंद थे, आसमान मेरी तरफ है। तुमने तुरंत पलटकर कोने में रखे उस स्पिरिचुअल ऑरा वाले प्लांट पर नजर गाड़ दी। बिना एक पल की हिचकिचाहट के क्रॉस लेगेड बैठ गए। रेड फ्रेम ने स्काई को डिवाउर करना शुरू किया। तुम्हारे अंदर की टाइटल फ्रैंटिकली स्पिन करने लगी। जो थोड़ी सी स्पिरिचुअल ऑनरा बची थी, वो जैसे किसी वाटर पंप ने जबरदस्ती निचोड़ी। एयर करंट्स बनकर तुम्हारे पॉल्स से तूफान की तरह गुजरी। पर्पल एबोर्ड में वो अंडे के आकार का वॉर्टेक्स हिंसक तरीके से स्पिन करने लगा। कंप्रेस करो, तोड़ो। तुम्हारे दिल की गहराइयों से एक चीख उठी। बूम! वो गैसीय मास एक पल में लिक्विड हो गया। एक टॉरेंट बनकर तुम्हारी हर हड्डी को धो गया। एनर्जी को लिक्विड में कंडेंस कर लिया। ट्रेनिंग फाइनली पे ऑफ हुई। तुमने कर दिया। इतने लंबे समय बाद अपने बॉडी में वो जानी पहचानी पावर महसूस करके तुम झटके से आंखें खोल बैठे। तुम्हारी प्यूपिल्स में एक गोल्डन फ्लैश बर्स्ट हुई। तुमने अपना दाहिना हाथ उठाया, 10 मीटर दूर हवा में रखी उस वर्मिलियन येलो स्पिरिट ग्रास की तरफ इशारा किया और उसे कसकर ग्रिप किया, जैसे अनगिनत अदृश्य हाथों ने एक साथ थाम लिया हो। स्पिरिट हर्ब बिना हवा के हिली, स्पेस को पार करते हुए सीधे तुम्हारी हथेली में आ गिरी। तुमने हर्ब को पॉकेट में डाला, दोनों हाथ जेब में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और लंबे लंबे कदम उठाते हुए हाउसिंग एरिया की तरफ चल दिए। जब तुम अपनी अकोमोडेशन पर पहुंचे, दरवाजा खुला। तुम्हारी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। बिस्तर पर कोई बैठा था, यानी था, चमकदार एलिगेंट कपड़े पहने, सिर झुकाए, बाल बिखरे हुए और नजर सिडक्टिव। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमने एक्सप्रेशनलेसली पूछा। मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे थे तो टर्मिनल पासवर्ड से खुद लॉगिन कर लिया। यानी ने अपनी इंटेंशंस छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। हाथ बढ़ाकर शर्ट के बटन्स खोलने लगा। अंदर क्या कर रहे हो? तुम्हारे मुंह से एक कड़ी गाली निकली। ये औरत यहाँ आधे घंटे से बैठी है। अगर पॉकेट में रखी स्पिरिट हर्ब को अभी रिफाइन नहीं किया तो स्पिरिचुअल ऑरा डिसिपेट हो जाएगी। किसके पास इसके साथ कोई फॉरबिडन काम करने का वक्त है? तुम उसे गुस्से से बाहर फेंकने ही वाले थे। तभी अचानक सीलिंग की लाइट जोर से फ्लिकर की और इलेक्ट्रिसिटी की एक तीखी क्रैकलिंग आवाज फट पड़ी। पूरे लिविंग क्वार्टर्स का लॉबी रोशनी और अंधेरे के एक टेरिफाइंग एटमॉस्फेयर में डूब गया। यांग तुरंत फ्रीज हो गया, चेहरा पीला पड़ गया, कपड़े पकड़कर सिकुड़ने लगा। पावर सर्ज है। क्या कोई अनोमलस क्रीचर लिविंग क्वार्टर्स में घुस आया? अनोमलस क्रीचर। तुम्हारी आंखें ठंडी हो गईं। रात में सुबह नहीं होती, जल्दी छुपो, वो डर से कांपते हुए बोला। छुपो किससे? तुमने उसका कॉलर पकड़कर उठा लिया। तुम्हारा टोन वायलेंट था। अगर ये एक्सट्रीम जेलीफिश हैं, तो ये टिन बॉक्स शेल्टर तो दूर, मजाक भी नहीं है। तुम अभी बोल ही रहे थे कि लॉबी में एक लंबी इथेरियल आवाज गूंज उठी, जैसे डीप सी में कोई जायंट वेल चीख रहा हो। तुमने दरवाजा लात मारकर खोला और बाहर देखा। कई जायंट सेमी ट्रांसपेरेंट जेलीफिश करीब 10 मीटर ऊंचे हवा में गोस्ट की तरह तैर रहे थे। सैकड़ों टेंटिकल्स हर जिंदा चीज की तरफ सीधे तने हुए थे। यांगी चीखा और
इंस्टिंक्टिवली बाहर की मेटल स्टेयरकेस की तरफ लपका। तुम्हारा रूम हॉलवे के सबसे ऊंचे पॉइंट पर था, जमीन से 10 मीटर से भी ज्यादा ऊपर। लैडर उतरने में कम से कम आधा मिनट लगता और एक जेलीफिश का टेंटिकल पहले ही तुम्हारे बगल वाली दीवार तोड़कर सीधे तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था। वक्त नहीं था। मुझे पकड़ लो, तुमने यान्सी की पतली स्मूथ कमर के इर्द गिर्द एक बाम लपेटी। वो रिएक्ट भी नहीं कर पाई और तुमने मेटल रेलिंग को लात मार दी। धड़ाम। यान्सी की चीखें 10 मीटर से भी ऊपर से हवा में गूंजती रहीं। तुमने बिना एक पल हिचकिचाए छलांग लगा दी। कानों में हवा सीटी बजाने लगी। जमीन छूते ही तुम्हारे बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी ने फ्यूरियसली एक्सप्लोड किया। उसकी टांगों को कसकर थाम लिया। एक डल थर्ड। मेटल फ्लोर पर एक गहरा निशान पड़ गया, लेकिन तुम बिल्कुल अनहार्म्ड खड़े थे। नीज तक नहीं मुड़े, एक स्क्रैच भी नहीं। तुमने यान्सी को छोड़ा और ऊपर छत की तरफ नजर उठाई। उन इनॉर्मस जेलीफिश को देखा। होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान थी। यान्सी ने इंस्टिंक्टिवली सांस रोककर आंखें बंद कर ली थी, लेकिन अगले ही पल वो वाइड ओपन हो गई। उसने खुद को अनहार्म्ड पाया। वो तुम्हें अवाक होकर देखने लगी। चेहरा इंस्टेंटली फ्लश हो गया। समझ नहीं आ रहा था गिरने का थ्रिल था या तुम्हारे डोमिनेंट एम्ब्रेस का असर। क्या देख रहे हो? तुमने नाक से एक आवाज निकाली। कोई ध्यान नहीं दिया। औरत के विचार। तुमने उसकी बांह खींची और इमरजेंसी एग्जिट की तरफ मोड़ लिया। रेजिडेंशियल एरिया का लॉबी पूरी तरह बदल चुका था। हर तरफ केओस। अनगिनत लोग आयरन बॉक्सेस से लड़खड़ाते हुए निकल रहे थे। इवैक्यूएशन कॉरिडोर के दरवाजे से बाहर निकलते हुए तुमने लॉबी का वो मंजर देखा और अपनी जिंदगी में देखा गया सबसे घिनौना फीडिंग का तरीका था वो। एक साथ क्लस्टर हुई कई जेलीफिश के सैकड़ों टेंटिकल्स अचानक अलग हो गए और ब्रेकनेक स्पीड से भागते हुए डेस्परेट लोगों की तरफ लॉन्च हो गए। वो टेंटिकल्स लाइटनिंग की तरह तेज दर्जनों बदकिस्मत सोल्स को एक पल में हवा में उठा ले गए। वेनोमस स्टिंग्स लगते ही उन्होंने एक चीख भी नहीं निकाली। उनके बॉडीज एक इनकंसीवेबल स्पीड से डिसिपेट होने लगे। इस स्पेस स्टेशन के पास एक डिसेंट लेजर राइफल भी नहीं है। तुमने ग्रिम एक्सप्रेशन के साथ यान्सी को फुसफुसाते हुए कहा, कोई वेपन काम नहीं आएगा। यान्सी तुम्हारे कपड़ों का कोना डेस्परेटली पकड़े था। उसकी आवाज चलने की तरह कांप रही थी। फिजिकल अटैक्स और एनर्जी वेपन्स उनके बॉडी से सीधे गुजर जाते थे, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। बिना एक भी काउंटर अटैक के फंसे रहने का वो फीलिंग तुम्हारे चेस्ट में एक वायलेंट रेज भड़क उठी। अगर अभी भी तुम्हारे पास पिछली जिंदगी की स्पिरिचुअल कल्टीवेशन होती, ये कुछ जेलीफिश तो कुछ भी नहीं थे। धर्मा मटेरियल्स के तौर पर रिफाइन होने की भी क्वालिफाई नहीं करते, लेकिन अभी तुम बस देखते रहे जैसे उन्होंने अब्सॉर्बिंग फिनिश किया और एक इथीरियल सॉन्ग इमिट किया। फिर उनके बॉडीज सॉलिड से इथीरियल हो गए और थिन एयर में गायब हो गए। रियल से वर्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशियल टेलीपोर्टेशन। तुमने उस जगह को देखा जहां जेलीफिश गायब हुए और मुट्ठी कसकर बंद कर ली। इस खतरों से भरी जगह पर कमजोरी ही ओरिजिनल सिन है। स्ट्रॉन्ग बनना होगा जितना जल्दी हो सके। पलक झपकते 2 हफ्ते से ज्यादा गुजर गए। इन 2 हफ्तों में तुम एक रिलेंटलेस मशीन बन गए थे स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की। दिन में वेजिटेशन जोन में बेशर्मी से स्पिरिचुअल एनर्जी से चार्ज्ड एल्गे अब्सॉर्ब करते। रात को लाल पीली हर्ब्स चुराकर रूम में लाते और थके बिना उन्हें रिफाइन करते रहते। ब्रेथ ट्रेनिंग स्टेज की मेहनत तुम जैसे गोल्डन कोर के रीबॉर्न ओल्ड मॉन्स्टर के लिए खाने पीने जितनी आसान थी। आखिरकार फ्रेनेटिक ट्रेनिंग के बाद तुम्हारे बॉडी की एनर्जी पूरी तरह रिप्लेनिश हो गई। तुमने ब्रेथ ट्रेनिंग के मिड लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। वेजिटेशन जोन छोड़ने का वक्त होते ही ये पंक्चुअली आ गई। 2 हफ्ते की कोहैबिटेशन में ये औरत काफी डॉसाइल हो गई थी। अब अटैक नहीं करती थी, लेकिन तुम्हारी तरफ उसकी नजर इंक्रीजिंगली स्ट्रेंज होती जा रही थी। भगवान, तुम्हारी अपीयरेंस बदल गई है। वो तुम्हारे चेहरे के करीब आई। उसका एक्सप्रेशन डिसबिलीफ भरा था। कल्टीवेशन प्रोसेस ने तुम्हारी स्किन और बालों को प्यूरिफाई कर दिया था। स्किन और ऑरा में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ गई थी। तुमने उसे देखा और जोक किया, क्यों अब और ज्यादा पसंद आने लगे? ये जोक था, लेकिन यांगी ने अनकैरेक्टरिस्टिकली कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस तुम्हें देखती रही। उसका टोन अनयूजुअली सीरियस था। पहले सोचती थी बस गुड लुकिंग हो, अब सच में लगता है तुम चार्मिंग हो। तुम्हारी भौहें हल्की सी सिकुड़ी। मुसीबत, एक औरत एक्चुअली फॉल इन लव हो गई। कल्टीवेशन ऑब्स्टिकल से भी बड़ी मुसीबत। तभी एक मर्दाना आवाज ने बीच में टोका, एक्सक्यूज मी, क्या मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ? तुमने पलट कर देखा, वही सूट वाला आदमी जो खुद को सेपरेशन सोसाइटी का बताता था। उसकी नजर में तुम्हारे लिए एक ब्रेजन फर्वर था। तुम्हारे पार्टनर को एक मोमेंट के लिए साइड में बुलाओ। सूट वाले ने यान्सी की तरफ इशारा किया। तुमने ये के कंधे पर हाथ रखा। पहले जाओ। यान्सी समझदार थी, तुम्हें इंटेंटली देखा और चली गई। तुम डेफिनेटली ऑर्डिनरी नहीं हो। जैसे ही आसपास कोई नहीं रहा, सूट वाले ने सीधे बात पर आते हुए कहा। उसका टोन उतना ही एक्साइटेड था जितना उस रात था जब तुमने 10 मीटर से भी ऊपर से छलांग लगाई थी और नीज तक नहीं मुड़े। हमारे लोगों ने क्लियरली देखा। ये सुनते ही तुम्हारी नजर एक पल में फ्रीज हो गई। तुमने ओवरवेलमिंग प्रेशर अनलीश किया। एक कदम आगे बढ़े। उसकी आंखों में सीधे देखा। तुम्हारी आवाज चाकू की तरह कटिंग थी। तुम मुझे वॉच कर रहे हो? सूट वाले ने आधा कदम पीछे लिया, हाथ उठाए और एक फोर्स्ड लाफ निकाला। रिलैक्स, इस केओस में तुमने इतना रिमार्केबल परफॉर्म किया। नॉर्मल है कि हमने नोटिस किया, कोई इल इंटेंट नहीं। ठीक है, तुमने ठंडी नजर से हटाते हुए कहा। अगली बार आंखें बंद रखना। सूट वाले ने थूक निकला, फिर जल्दी से पॉइंट पर आया और इंथुजियास्टिकली एक ग्रैंड प्लान प्रेजेंट करने लगा। आज इसलिए आया हूँ कि पूछूं, मैकेनिकल पावर्ड आर्मर के बारे में सोचोगे ज्वाइन करने के लिए? हमें न्यूएस्ट मॉडल मिला है। मैक्सिमम थ्रस्ट 10 टन तक पहुंचता है। 5 एसयूवीज के एक साथ क्रैश करने जितनी फोर्स। लेकिन इस कंट्रैप्शन को कंट्रोल करने के लिए एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। जितना ज्यादा वो बोलता रहा, उतना एक्साइटेड होता गया। तुम्हें डेफिनेटली वो पोटेंशियल है। 10 टन
टन्स की फोर्स। तुम्हारा दिमाग फुल स्पीड पर था। मिड रिफाइनमेंट स्टेज के बॉडी के साथ 10 टन्स का थ्रस्ट झेलना, बोन्स और टेंडन्स को डैमेज होगा। इमॉर्टल्स की बनाई आयरन की ढेर में थोड़ी इंजीन्यूटी तो है, और ऑटोनॉमी तुमने सीधे नेल ऑन द हेड किया। फुल पावर पर 1 घंटा, डिस्ट्रक्टिव पावर परफेक्ट है। एकमात्र ड्रॉबैक फैंटम पेन होती है। फैंटम पेन, हाँ, जो बॉडी का हिस्सा एम्पुटेट हो जाता है, वो गॉन होने के बावजूद ब्रेन अभी भी उसका दर्द फील करता है। एक बहुत कॉमन आफ्टर इफेक्ट है। ये सुनकर तुम्हारे होठों पर एक ठंडी मॉकिंग स्माइल आ गई। कल्टीवेशन की महान पाथ छोड़कर ऐसी absurd स्कीम्स में पड़ना हास्यास्पद है। इमॉर्टल्स का अल्टीमेट वेपन बेस्ट केस में कल्टीवेशन वर्ल्ड के फाउंडेशन स्टेज की कॉम्बैट पावर के बराबर है, और ऊपर से हर रोज वो डैम्ड फैंटम पेन झेलो। मैकेनिकल आर्मर तो और भी लाफेबल है। मेटल शेल कितनी भी टफ हो, पायलट अंदर से फ्रेजाइल ही रहता है। मुझे कल्टीवेशन छुड़वाकर स्क्रैप मेटल का ढेर बनाना चाहते हो? दुनिया की सबसे बड़ी अब्सर्डिटी है ये। हो गई बात। तुमने एक्सट्रीम इंपेशंस के साथ इंटरप्ट किया। तुम्हारी नजर बर्फ जितनी ठंडी थी। उस जंक में मेरी जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ 3 चीजें चाहिए, सीओसी, हुसैन और डागी। आखिरी दोनों जितनी पुरानी हो उतना बेहतर। बस यही तुम्हारा एकमात्र ऑब्जेक्टिव है अभी। ग्रीन मार्केट की हर्ब्स ज्यादातर सब्स्टिट्यूट्स कवर कर सकती हैं, लेकिन फ्यूजन और दागी इरिप्लेसेबल हैं। सूट वाला स्टंड रह गया। भौहें सिकोड़ कर देर तक सोचता रहा। पॉइंट्स स्पेंड करके स्पेशल मार्केट से खरीदना इजी इनफ है, लेकिन जो 2 चाइनीज हर्ब्स तुमने बताई हैं पूरे स्पेस स्टेशन में वो कहीं नहीं मिलेंगी। सिर्फ एक जगह है, वो मिस्टीरियस फर्स्ट लेवल। भी तो मुझे फर्स्ट लेवल पर पहुंचाओ। तुम्हारा टोन फर्म था, कोई नेगोशिएशन की गुंजाइश नहीं। यह इम्पॉसिबल है। सूट वाले आदमी ने कड़वी हंसी हंसी। हमारी फेडरेशन में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग इंसान भी सेकंड लेवल तक ही ऑपरेट करता है। फर्स्ट लेवल वहां कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन उसके टोन में एक शिफ्ट आया, आंखों में एक कनिंग ग्लिंट चमकी। लेकिन अगर सच में उन्हें ढूंढना है तो एक जगह है जहां वो जरूर मिलेंगे। अर्थ पर कैसे जाए? तुम सीधे पॉइंट पर आ गए। सरफेस पर सप्लाईज ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक्सप्लोरेशन शिप्स जाती हैं। सूट वाले ने तुरंत बेट ले लिया। हमसे ज्वाइन करो, मैं तुम्हें सरफेस पर जाने की स्पॉट दिला सकता हूँ। लेकिन अर्थ की सरफेस एबिसल सेंटिनल्स से भरी है, बेहद टेरिफाइंग क्रीचर्स। लेजर वेपन्स भी उनके शेल्स को नहीं भेज सकते, इसलिए जाने से पहले मैकेनिकल मॉडिफिकेशन करवानी होगी, वरना यह मौत के मुंह में जाने जैसा है। एक और मॉडिफिकेशन। तुम इंस्टेंटली इरिटेट हो गए। आखिरी बार कह रहा हूँ, उस जंक से मेरे रास्ते में मत आना। बिना एक और वर्ड बोले तुमने पास के वर्क बेंच से एक सॉलिड आयरन पाइप उठाई, कलाई जितनी मोटी, और फिर बिना एक भी वर्ड तुमने इनर एनर्जी अनलीश की। वो पूरी स्ट्रेंथ आर्म्स में डाल दी। क्रैक क्रैक वैन। एक मेटालिक दांत किटकिटा देने वाली स्क्रीच उस रूम में फट पड़ी। सूट वाला ऐसे देख रहा था जैसे गोश्त देख रहा हो, जब तुमने उस सॉलिड आयरन पाइप को स्पाइरल में ट्विस्ट किया और क्रैश करते हुए उसके पांव के पास फेंक दिया। इसे कहते हैं पावर। तुमने हाथों से आयरन शेविंग्स झाड़ी। तुम्हारे बदन से एक प्रेशर निकल रही थी जिसने उसे कई कदम पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। अब जाओ, ट्रांसपोर्ट अरेंज करो। वो अनोइंग ऑपरेशन वाली बात दोबारा मत करना। अंडरस्टूड? सूट वाले ने गहरी सांस ली। आवाज कांप रही थी। ये सुपर पावर है, ठीक है? मॉडिफिकेशन नहीं तो नहीं। एक महीने में तुम्हारा एस्केप जरूर अरेंज करूंगा। डील। तुमने ठंडे 4 वर्ड्स कहे, जो एक झूठ था। 1 महीना उड़ गया। इस पूरे महीने में तुमने सारे बाहरी इंटरफेरेंस रिजेक्ट कर दिए। यांग चाहे जितना कैप्रिशियस हो, तुमने उसे दरवाजे से ही मर्सिलेसली ब्लॉक कर दिया और खुद को कंप्लीटली फ्रेंजीड एस्थेटिक कल्टीवेशन में झोंक दिया। हाँफते हुए आखिरी बस्ट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी बदन में उतरी और तुमने आंखें खोली। अचानक आसपास की हवा हिली। रूम की चीजें आधा इंच पीछे खिसक गईं। लेट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी रिफाइनमेंट अचीव। अब सिर्फ स्पिरिचुअल पावर ही नहीं बढ़ी थी, तुम्हारी फिजिकल कंडीशन मॉर्टल लिमिट से बहुत आगे जा चुकी थी। अर्थ, चाहे वो फाउंडेशन पिल की वजह से ड्रैगन्स और टाइगर्स का अड्डा बन चुका हो, इन्वेस्टिगेट करने जाना ही था। और फाइनली प्लान के हिसाब से वो दिन आ गया। ये लो, सरफेस पर पहुंचते ही हर वक्त कांटेक्ट में रहना। जुआनान हैच के पास टिका हुआ था, बहुत तेजी से इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। याद रखो, 2 टास्क कंप्लीट करने हैं। पहला, सरफेस पर पहुंचकर हमारी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टास्क। जो पैटर्न्स हमने दिए हैं उनसे बनी मैट्रिक्स के हिसाब से रिजरेक्शन यूज करके एक डेजिग्नेटेड पर्सन को रिजरेक्ट करना है। नाम मैं नीचे पहुंचने पर बताऊंगा। दूसरा, स्पेस स्टेशन का ऑफिशियल टास्क। तुम्हारी लैंडिंग साइट पर बड़ी मात्रा में अनड्यूलेटेड ग्रीनिश येलो स्टोन होगी, पहचानना आसान है। टगबोट की ड्रिल से जितना हो सके एक्सट्रैक्ट करो। जहां फिल नहीं हो वहां पानी की तरह निकालो। तुमने हेडसेट पहना। उसे एक्सप्रेशनलेसली देखते हुए स्लोली पीछे हटने लगे। आखिरी वार्निंग। जुआनन ने हैच को कसकर पकड़ा। आंखों में एक्सट्रीम फियर था। सरफेस पर 2 जगह हैं जहां कभी मत जाना, चाहे जान चली जाए। पहली, एंशिएंट सिटीज के रूइंस। वहां रिजरेक्शन से पागल हो चुके बड़े बड़े लोग भरे पड़े हैं, जाना मतलब मौत। दूसरी, एक इनॉर्मस मैस जो ह्यूमन न्यूक्लियस की तरह दिखती है। रात में वो थैलेमिक सेंटिनल्स बेहद डेंजरस होते हैं। दिन में वो सब अंदर छुपे सोते हैं। अगर सामना हो तुरंत पलटो और भागो। गुड लक। चेन फैन। हैच बंद हो गया। तुम पायलट सीट पर बैठे, आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ एक फैनेटिकल यर्निंग पावर के लिए। तुमने थ्रस्ट लीवर खींचा। अर्थ, आ रहा हूँ। 10, 9, 8। टेक ऑन। 3 अप्रैल 641। 5 घंटे 20 मिनट 0 सेकंड। एक्सियल कपलिंग सेपरेशन, फुल एक्सेलरेशन। एक के बाद एक कमांड्स एग्जीक्यूट हुए। टगबॉट ने तियांगोंग स्पेस स्टेशन से अचानक डिटैच किया। इंजन्स रिवर्स हुए, अर्थ की ग्रेविटी के इंपैक्ट को फर्मली काउंटरएक्ट करते हुए। बिना पलक झपकाए देखते रहे। इंटेंडेड लैंडिंग पॉइंट से डिविएट नहीं करना था। 5 मिनट भी नहीं हुए और सरफेस का आउटलाइन सामने क्रैश करके आ गया। दूर नहीं, एक शहर के रुइंस में एक ब्लैक टावर बादलों तक उठा हुआ था। तुमने बस एक नजर डाली और अंदर से एक सर्ज ऑफ
रेजिस्टेंस उठी। तुमने तुरंत मुंह फेर लिया। तुमने भी फील किया है ना? सूट वाले की आवाज हेडसेट में आई। सच में उसे 2 बार देखने से पूरा बदन बीमार लगने लगता है। यह स्पिरिचुअल कंटेमिनेशन है। वो सब ट्विस्टेड एसिमेट्रिकल डिजाइन्स, डिविनिटी के कंप्लीटली ऑपोजिट। तुमने दांत पीसे और डिस्कंफर्ट को एंग्री टोन से सप्रेस किया। बात खत्म होते होते टगबोट जमीन से हेवीली टकराई। हैच खुलते ही एक डेंस इम्पेनिट्रेबल स्पिरिचुअल एनर्जी ने इंस्टेंटली तुम्हें घेर लिया। हर पोर खुल गया। यहाँ एक दिन रहना स्पेस स्टेशन पर 10 दिन के एसेटिक कल्टीवेशन के बराबर था। एक पल वेस्ट करने का टाइम नहीं था। थैलेमिक सेंटिनल्स रात होते ही फुली एक्टिवेट हो जाएंगे। टाइमिंग सही रखनी थी। सिर्फ 14 घंटे थे एक्सट्रैक्शन टास्क कंप्लीट करने के लिए। टाइम इतना टाइट था कि निचोड़ो तो पानी निकले। चारों तरफ स्कैन किया, कुछ अनोमलस नहीं दिखा। हाथ उठाया और एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट डिप्लॉय कर दी। ड्रिल जमीन में फर्मली सिंक हो गई। पूरा मूवमेंट फ्लूइड था। प्रोबिंग क्लॉ फ्रेम को 30 मिनट्स लगेंगे। ग्रीन लाइट आए तो वरी मत करो, ऑटोमेटिक चलेगा। रेड लाइट आए तो मैन्युअली रिपोजिशन करना। सूट वाले की आवाज आई। इस आधे घंटे में क्या मैं फ्रीली घूम सकता हूँ? तुमने पूछा। ज्यादा दूर मत जाना, उसने ऐड किया, वरना अंडरग्राउंडर्स देखेंगे कि कोई नहीं है और मशीन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अंडरग्राउंडर्स? तुमने फ्राउन किया। ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। टावर प्रिजन से एस्केप हुए लोग, ट्विस्टेड माइंड्स, दर्द इनके लिए प्लेजर है। उसने कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन किया। वो रेड मशरूम्स एक नॉर्मल इंसान खाए तो खुद को मार ले, लेकिन ये लोग खाते हैं। ब्रेन में डोपामिन स्काई रॉकेट हो जाता है। जितना ज्यादा दर्द उतना ज्यादा प्लेजर। ये सुनकर तुम्हारी आईलेट ट्विच हुई। तो टावर प्रिजन इनके लिए हेवन नहीं है, इसीलिए वहां सिर्फ नॉर्मल लोगों को लॉक किया जाता है। अगर ये स्किल सीख लें तो टावर का कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा। स्पेस वाले ऊपर ये सीक्रेट रखते हैं, कुछ पता नहीं चलने देते। इतना कहकर वो चुप हो गया। तुमने और कोई सवाल नहीं किया और स्पिरिचुअल एनर्जी से घने जंगल में डीपर जाने लगे। पोरिया कोकोस और यूपोर्विया ब्लैक पर्पल ढूंढ रहे थे, काफी उम्र के, फाउंडेशन पिल के मेन इंग्रेडिएंट्स। रास्ते में कई स्पिरिचुअल हर्ब्स और प्लांट्स मिले। वो 2 मेन इंग्रेडिएंट्स नहीं मिले, लेकिन जो मिला उसे कुछ पिल्स रिफाइन होंगी, पॉइंट्स मिलेंगे। खाली हाथ नहीं गए। पलक झपकते शाम हो गई। 5 बज गए, जल्दी वापस आओ। अगर और डीप गए तो ऑटम ब्रेन सेंटिनल्स अपीयर होंगे। सूट वाले की वार्निंग हेडफोन्स में भारी आवाज से उतरी। एनर्जी कल्टीवेशन स्टेज ही था तुम्हारा। एरोगेंस दिखाना अफोर्ड नहीं था। तुमने ट्रांसपोर्टर की डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही लैंडिंग पॉइंट के करीब आए, हवा के साथ एक शार्प अनप्लेजेंट रिगलिंग साउंड कानों में घुसी। तुम्हारे सारे नर्व्स इंस्टेंटली टेंस हो गए। हाथ उठाया, हेडफोन्स को माइक्रोफोन मोड पर स्विच किया। सुन रहे हो? ये क्या आवाज है? हाँ सुन रहा हूँ। उसकी आवाज अचानक डीप हो गई, एक ऐसी सीरियसनेस जो पहले कभी नहीं सुनी थी। और करीब मत जाना, ये आवाज ओएल ब्रेन न्यूक्लियस की है। तुम्हारा दिमाग बज हो गया। ट्रांसपोर्टर सामने है। अगर आगे नहीं गए तो स्पेस स्टेशन वापस कैसे जाएंगे? तेजी से मूव करो, पहले उसकी लोकेशन कंफर्म करो। अभी डार्क नहीं हुआ, अगर बहुत करीब भी है तो एक्टिवली अटैक नहीं करेगा। दांत पीसते हुए तुमने केयरफुली कुछ कदम वुड्स के एज तक बढ़ाए और तभी वो 4 लोगों से भी ऊंचा, ब्रेन की शेप का सेमी ट्रांसपेरेंट मॉन्स्टर वो वहां था। और तुम्हारा ट्रांसपोर्टर उसके इर्द गिर्द ट्विस्टेड, पूरी तरह रैप। ट्रांसपोर्टर के ऊपर काउंटलेस ऑटोमिनल ब्रेन सेंटिनल्स, जो देखकर ही रोंगटे खड़े हो गए। वो चीज दिखी? हाँ दिख गई। तुम उस राइजिंग मॉन्स्टर को घूरते रहे। इसने मेरे ट्रांसपोर्टर को कंप्लीटली रैप कर लिया है। क्या करूं? बस यही कह सकता हूँ, आज तुम्हारी लक बहुत खराब है। सूट वाले ने कड़वी हंसी हंसी। इस चीज की लोकेशन कंप्लीटली रैंडम होती है। ट्रांसपोर्टर को एक्चुअली रैप करने की प्रोबेबिलिटी बेहद कम है। पहले किसी ने इसका सामना किया है? हाँ, उसने फ्रैंकली कहा। ट्रांसपोर्टर में ऑटो पायलट है, खुद वापस आ सकता है। वर्स्ट केस में पायलट बाहर से गाइड करे। रिजरेक्ट तो हो ही जाओगे, लेकिन रिजरेक्शन में बहुत पॉइंट्स खर्च होते हैं और मिशन फेल हुआ तो पेनल्टी अलग, बहुत बड़ा लॉस। उसने पॉज लेकर ऐड किया, लेकिन अगर कल सुबह तक होल्ड कर सको, ये अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। तब न सिर्फ कोई पेनल्टी नहीं, बल्कि हाई लेवल मटेरियल से फॉर्चून भी मिलेगी। तुम उस चीज को देखते रहे जो एक लो मफल्ड साउंड इमिट करती रही, जो लगभग दांत क्रैक करवा दे। कल सुबह तक कैसे होल्ड करूं? हरी मत करो, किसी से सोल्यूशन पूछता हूँ। हेडफोन्स चुप हो गए। बस तुम जंगल में अकेले खड़े उस ऑटमनल ब्रेन कोर को घूरते हुए, जो ज्यादा दूर नहीं था। और टाइम सेकंड बाय सेकंड शाम की तरफ खिसकता जा रहा था। 15 मिनट बाद आखिरकार उसकी आवाज वापस आई। बस 2 ऑप्शंस हैं, सरवाइव करना पॉसिबल है। तुम अंडरग्राउंड कैसे गए? इस बार सरफेस पर तुम्हारा टास्क क्या था? उसने एक के बाद एक पूछा। तुम इंस्टेंटली समझ गए, आंखें चमक उठी। एक्सप्लोरेशन ड्रिल यूज करो, है ना? उसकी आवाज इंस्टेंटली ऊंची हो गई। जो ड्रिल तुमने डिप्लॉय की थी वो रैप नहीं हुई थी। नहीं तो फिर किस बात का इंतजार है? उसकी आवाज हेडफोन्स में गूंजी। तुरंत ड्रिल फुल पावर पर लगाओ, सरफेस के नीचे से रास्ता बनाओ। तुम पलटे और ड्रिल की डायरेक्शन में दौड़ पड़े। एक स्विफ्ट मोशन में पावर मैक्सिमम पर कर दी। अगले ही पल ड्रिल बिट की रोर फट पड़ी। कान फाड़ू, एक बर्निंग डिटर्मिनेशन के साथ वो जमीन की गहराइयों में घुसने लगी। जैसे ही बिट ने रॉक को हिट किया, एक थंडरस रोर उठा। तुम्हारे पांव वाइब्रेट करने लगे। वो 4 लोगों जितना टॉल ऑटम ब्रेन कोर भी फ्रैंटिकली राइज करने लगा। शोर के बीच सरफेस पर बारीक क्रैक्स पड़ने लगी थी। काउंटलेस ऑटम ब्रेन सेंटिनल्स उन दरारों में हिल रहे थे। इनमास निकलने ही वाले थे। कैसा चल रहा है? सूट वाले की आवाज हेडसेट में घुसी। पैनिक था उसमें। नाइटफॉल में आधा घंटा बचा है, केयरफुल रहना। बकवास मत करो, तुमने दांत पीसते हुए जवाब दिया। कनपट्टी की नसें उभर आई थी। जितना बोलते हो उतना प्रेशर बढ़ता है। बात खत्म होते ही नजर के कोने से दिखा कि ऑटम ब्रेन कोर की क्रैक और चौड़ी हो गई थी। एक सेंट्री आधा बाहर निकल चुका था। नाइटफॉल में 15 मिनट बचे हैं। 15 मिनट, अंधेरा होने वाला है। ईयरपीस में अलर्ट फिर कटा। पता है। तुमने मुंह बनाया। ड्रिल की प्रोग्रेस देखते हुए मन में गालियां बकी। हाथ उठाया और जो पानी कैरी कर रहे थे वो सब बोरहोल
होल में उड़ेल दिया। सेस व्हाइट स्टीम इंस्टेंटली उठी। ड्रिल का ओवरहीटिंग अलार्म फाइनली बंद हुआ। 10 और मिनट्स झेलने के बाद ड्रिल की रोर अचानक गायब हो गई। थंप, जल्दी जल्दी रोप बांधो और कूदो, टाइम नहीं है। सूट वाले की जॉय ईयरपीस से लगभग बाहर निकल रही थी, लेकिन तुमने तेजी से पलटकर देखा और दिल डूब गया। ऑटम ब्रेन कोर का ओपनिंग पूरी तरह रिप हो चुका था। ऑटम सेंटिनल्स काले प्लेग की तरह एक टाइड में उमड़ रहे थे। पलक झपकते वो बोरहोल के एज तक पहुंच गए। टाइम था नहीं, तुमने फर्म डिसीजन लिया। स्पिरिचुअल एनर्जी इंस्टेंटली बदन में फ्लड हो गई। रोप भूल जाओ, तुम सीधे उस सैकड़ों मीटर गहरे पिट में कूद गए। हे भगवान, तुम सीधे अंदर कूद गए। सूट वाले की स्क्रीम फॉल की हवा में दब गई। तुमने हाथ पांव से पिट की दीवार पकड़कर खुद को स्लो करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर से वो स्ट्रेंज हाउल्स करीब आती जा रही थी। वो सेंटिनल्स शैडो क्रीचर्स की तरह दीवार से चिपक कर टैप 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 करते नीचे उतर रहे थे। उनकी हैवी एयर की बदबू तक आ रही थी। ऑल आउट। तुमने इंस्टेंटली ब्लड बर्निंग टेक्निक एक्टिवेट की, पिट की दीवार छोड़ी और एक मीटियर की तरह नीचे गिरे। क्रैक, हड्डियां टूटने की आवाज, जमीन पर हैवी लैंडिंग। पांवों में एक शार्प पेन शूट हुआ। हिल भी नहीं सकते थे, लेकिन ऊपर से हाउल्स अभी भी नीचे उतर रही थी। तुमने तकलीफ से बैकपैक तक हाथ बढ़ाया, मेडिसिनल हर्ब्स निकाले और बिना एक पल रुके सब मुंह में ठूंस ली। स्पिरिचुअल एनर्जी हर्ब्स की पावर के साथ मिलकर वुंड्स को फ्यूरियसली वॉश करने लगी। पांवों में फीलिंग स्लोली वापस आई। 20 सेकंड्स। तुमने खुद को फोर्स करके खड़ा किया, हालांकि हर मूवमेंट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थी। तभी वो सेंट्री शाफ्ट के मुंह तक पहुंच गए। एक कदम की दूरी थी, लेकिन अगले ही पल जैसे किसी इनविजिबल वॉल ने उन्हें रोक दिया। चाहे जितना शोर मचाए, जितना स्ट्रगल करें, शाफ्ट से आधा कदम भी बाहर नहीं आ सकते थे। और तुम अचानक सारी ताकत गई और जमीन पर गिर पड़े। शाफ्ट की तरफ हांफते हुए चिल्लाए, मैं ठीक हूँ। रिसीवर प्रेस किया। सूट वाले से बात करने की कोशिश, सिर्फ क्रैकलिंग। रिस्टार्ट किया, फिर कॉल, कोई जवाब नहीं। सैकड़ों मीटर अंडरग्राउंड, सिग्नल पूरी तरह कट हो चुका था। टाइम वेस्ट करने की गुंजाइश नहीं थी। तुम क्रॉस लेग्ड बैठे, स्पिरिचुअल एनर्जी से हील करते रहे और किसी तरह अगले दिन के अर्ली आवर्स तक होल्ड किया। फाइनली चल तो सकते थे, मुश्किल से। दो काम करने थे, पानी ढूंढो और सरफेस पर वापस जाने का रास्ता ढूंढो। जो पानी कैरी कर रहे थे वो सब ड्रिल को कूल करने में खर्च हो गया था। अगर खुद को रिप्लेनिश नहीं किया, मॉन्स्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही नहीं झेल पाओगे। फ्लैशलाइट ऑन की और मैन मेड टनल में चलने लगे। जितना छोटा रास्ता, उतने ज्यादा लोग, उतना आसान पानी और सेटलमेंट्स ढूंढना। पूरे 2 घंटे चले और तभी अचानक फुटस्टेप्स की आवाज आई। नर्व्स इंस्टेंटली टेंस हो गए। सेल्फ डिफेंस नाइफ निकाला और स्लोली आगे बढ़े। फ्लैशलाइट की बीम टनल पर स्वीप हुई और पूरा बदन अलर्ट हो गया। एक यंग लड़की, पेल स्किन, स्लिम फिगर, लेकिन अपीयरेंस बेहद स्ट्रेंज। चेहरे पर डजन्स ऑफ टाइनी नेल्स घुसे हुए थे। आईलिड से पॉलिश्ड आयरन हुक्स लटक रहे थे। देखते ही सिनिस्टर फीलिंग आए। तो यही थे वो अंडरग्राउंडर्स जो दर्द में प्लेजर ढूंढते थे। तुमने दांत पीसे और फोर्स्ड स्माइल के साथ सॉफ्टली पूछा, क्या तुम मुझे समझ सकती हो? लड़की चौंकी, एक पल एस्टॉनिशमेंट से देखती रही, फिर मुश्किल से बोली, क्या तुम सरफेस से हो? हाँ। तुमने सेफ डिस्टेंस रखते हुए डायरेक्टली पॉइंट पर आए। सरफेस पर वापस जाने का रास्ता जानती हो? वो वहीं खड़ी रही, नजर अनफोकस्ड, जैसे बहुत ज्यादा पी चुकी हो। हाथ में आयरन बकेट हिलाई। काफी देर बाद बोली, मैं पानी लेने जा रही हूँ, साथ चलोगे? पानी? तुम्हारी आंखें इंस्टेंटली चमक उठी। ठीक है, मुझे सच में पानी चाहिए। वो पलटी और आगे चलने लगी। बहुत कम बोलती थी, जब भी कुछ पूछते एक जवाब। बाकी टाइम वो हाफ अस्लीप सी लगती थी। थोड़ी दूर पर बहते पानी की आवाज आई। अंडरग्राउंड रिवर सामने आई और उसी पल लड़की ने झट से आधी बकेट पानी भरा, सिर उठाया और सब पी गई। तुमने फ्राउन करके पूछा, कई दिनों से पानी नहीं पिया था? नहीं। उसने काफी नेचुरली सिर हिलाया। मुझे डर लगता है कि प्यास लग जाएगी, इसीलिए पहले से थोड़ा ज्यादा पी लेती हूँ। तुम्हारे मन में एक लाइटनिंग बोल्ट फ्लैश हुआ। इनकी दुनिया कंप्लीटली उल्टी थी। खाना भी पहले से खा लो ताकि बाद में भूख न लगे। तुमने चेस्ट का शॉक दबाया और धीरे से पूछा, तो 2 दिन 2 रातें, थकान की कगार तक? आगे नहीं पूछा। अपनी स्मॉल कैंटीन निकाली, आधी बूंद पानी, कैप खोला, एक कूल स्वीटनेस इंस्टेंटली फैली। लड़की ने एनवियस आंखों से देखा। पानी पीना प्लेजेंट लगता है? तुमने नॉट किया। जब गला जलने को हो तब ठंडा पानी पीना काफी अच्छा लगता है। हम अंडरग्राउंडर्स कभी ये एंजॉय नहीं कर पाते। उसकी आवाज में उदासी थी। तुमने टाइम वेस्ट नहीं किया, तुम सो चुकी हो, अब मुझे सरफेस पर ले चलो। वो अचानक स्टंट हो गई और फाइनली याद आया, हाँ सरफेस पर जाना था, माफ करो, भूल गई थी। तुमने देखा वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। एक दबी हुई फ्यूरी थी जिसे कहीं निकालने की जगह नहीं थी। वो लड़खड़ाई और दीवार से टकरा गई। बकेट जमीन पर गिरी, पानी सब बिखर गया। सच में अब नहीं हो रहा? उसने तुम्हारी तरफ अटर सप्लिकेशन के टोन में देखा। थोड़ा सोने दो, ओके? जागते ही सरफेस पर ले चलूंगी। और बिना तुम्हारी हाँ का इंतजार किए वो पलटकर टनल में डीपर चली गई। तुम वहीं खड़े रहे। पीछे देखा, उसे देखा, फिर चारों डायरेक्शन के डार्क अनफथमेबल गैलरीज देखे। आगे अंडरग्राउंडर्स का एक अननोन विलेज, पीछे डेड एंड। कोई चॉइस नहीं थी। दांत पीसे और फाइनली कदम उठाया। उसके पीछे स्टोन हाउस तक। अंदर घुसे तो देखा वो बेड पर गिरी और इंस्टेंटली सो गई। कोई ऑप्शन नहीं था। एक तरफ क्रॉस लेगेड बैठ गए, स्पिरिचुअल एनर्जी सर्कुलेट करते हुए वुंड्स हील किए, कल्टीवेशन कंसोलिडेट की और बस उसके जागने का इंतजार करते रहे। पता नहीं कितना टाइम गुजरा, तभी अचानक डोर पर नॉक हुई। बाहर से एक काइंड पोलाइट मेल आवाज आई, हेलो, क्या दरवाजा खोल सकते हो? तुम इंस्टेंटली अलर्ट हो गए और स्लोली डोर की तरफ बढ़े। बाहर एक मिडिल एज्ड आदमी खड़ा था, ब्लैक जैकेट पहने, बॉडी पर एक भी जख्म नहीं, उन डिफॉर्म सब्टेनेंस से बिल्कुल अलग। उसने तुम्हें ऊपर से नीचे देखा और मुस्कुराया। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मेरा नाम जुकेफू है, इसी विलेज का हूँ। कह सकते हो कुछ रिसर्च करता हूँ। स्पेस स्टेशन पर भी काम किया था, वहाँ भी रिसर्च ही। तुम्हारी भौहें मैक्सिमम कॉशन के साथ सिकुड़ गईं, सबटेरेनियंस के दर्द को प्लेजर मानने वाली मेनिया की जांच करते हुए। वो थोड़ा करीब आया, उसका टोन मिस्टीरियस
मिस्टीरियस था। क्या बात है, मेरे रिसर्च रिजल्ट्स देखना चाहोगे? रहने दो, तुमने बिना एक पल सोचे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। मुझे बस जितना जल्दी हो सरफेस पर वापस जाना है, कुछ और इंटरेस्ट नहीं। जूकेफू ने बिस्तर पर गहरी नींद में सोई उस लड़की की तरफ देखा और हाफ स्माइल के साथ बोला, सरफेस पर वापस जाना है, रास्ता नहीं पता और इसके जागने का इंतजार कर रहे हो तो सुन लो, इंतजार करना बेकार है। इसका नाम जिंगलिन है। अपनी लिमिट्स तक पहुंचने के लिए ये अक्सर कई दिन बिना सोए रहती है। जब सोती है पूरा दिन और रात, कभी कभी उससे भी ज्यादा। तो इंतजार करूंगा, तुमने बेपरवाही से कहा। अरे क्या तुम नहीं जानते कि सरफेस के लोग रात अंडरग्राउंड नहीं गुजार सकते? उसने सडनली सब्जेक्ट बदला और टोन इंस्टेंटली सीरियस हो गया। ज्यादा देर रहे तो एक कर्स लग जाता है, बिल्कुल हम जैसे। परसेप्शन कंप्लीटली इन्वर्टेड, और ये कर्स इरिवर्सिबल है जब तक कोई इसे अंडू ना करे, समझे? उसकी आंखें जल उठी और उसने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि कर्स लगने पर क्या होता है। खाना पीना सोना जो नॉर्मल होना चाहिए प्योर टॉर्चर बन जाता है। जितनी ज्यादा भूख उतना ज्यादा खाओ, दर्द और बढ़ता है। जितनी ज्यादा प्यास उतना पियो, तकलीफें और इंटेंस होती है। तकलीफ से बचने के लिए बस प्रीमेच्योर खाना पीना सोना, खुशी को जबरदस्ती एंड्योर करना। मैं उन जैसा नहीं हूँ, लिमिट्स पुश नहीं करता। जानते हो क्यों? क्योंकि ऐसा करते रहे तो सूनर और लेटर वाइटैलिटी खत्म हो जाती है। उसने ग्रेवली कहा, हमारे लिए दर्द की परसेप्शन खाने की सेंसेशन से 1000 गुना ज्यादा इंटेंस है। तुम इंस्टेंटली समझ गए। ये एडिक्शन बन सकती है, एक एडिक्शन एक्सटिंक्शन की। एग्जैक्टली। उसने जोर से सिर हिलाया। जो भी कर्स में फंसता है एक्सटिंक्शन का एडिक्ट हो जाता है। रिजरेक्ट होते ही सुइसाइड कर लेता है। नीचे विलेज में रिप्रोडक्शन अलाउड है लेकिन पॉपुलेशन गिरती जा रही है। उसने एक गहरी डेसोलेट सांस ली। रिजरेक्शन के साथ भी हम सब टेरेनियंस अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहकर उसने दोबारा तुम्हें देखा और एक बार फिर इनवाइट किया। चूंकि वैसे भी बोर हो, मेरे साथ लैबोरेटरी चलो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अल्टीमेटली हेल्प करोगे या नहीं। रात 3 बजे मैं पर्सनली तुम्हें सरफेस तक ले जाऊंगा। तुमने दिमाग में कैलकुलेट किया। अभी 2 बजे हैं, सरफेस तक पहुंचने में 4-5 घंटे। यूनाव से दोपहर ढलते मिलना होगा। तेनिन सीक्रेट चेंबर से निकला। एक पल के लिए हेजिटेट किया। तुम उठ खड़े हुए। ठीक है, दिखाओ। जुकेफू तुरंत आगे बढ़ा, घूमा और अपने स्टोन हाउस की तरफ लीड करने लगा। अंदर घुसते ही तुम्हारी आंखें फट गईं। पूरा रूम इंस्ट्रूमेंट्स, प्लैक्स, माइक्रोस्कोप्स, अल्कोहल बर्नर्स और ढेर सारे प्रिसीजन डिवाइसेस से भरा था जिनका नाम भी नहीं जानते थे। बाहर के जर्जर अंडरग्राउंड विलेज से एकदम अलग दुनिया थी ये। कैसा है, बुरा नहीं है ना? उसने गर्व से कहा। टाउन के लोगों ने, यहाँ तक कि नियर बाय विलेजेस ने भी कंट्रीब्यूट किया। आखिरकार मेरी रिसर्च कर्स तोड़ने और सबकी जिंदगी बचाने के लिए है। तुमने जगह स्कैन की और पूछ ही लिया, अंडरग्राउंड में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से? अंडरग्राउंड रिवर से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। 500 मीटर्स का एलिवेशन चेंज मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए काफी है। उसने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। डायरेक्टली एक लाउडस्पीकर जैसे दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट की तरफ चला गया। उसे मैनिपुलेट करते हुए बोला, 100 साल से ज्यादा रिसर्च किया, कर्स तोड़ने का तरीका नहीं मिला, लेकिन इस इंफ्रासोनिक वेव डिटेक्टर ने कर्स का सोर्स आइडेंटिफाई करने में मदद की, कर्स को कैप्चर करने में। तुम चौंके? उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अचानक सिर उठाया और तुम्हारी तरफ मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक फर्वर था। तुम रिएक्ट भी नहीं कर पाए और उसने डिवाइस का स्विच दबा दिया। एक अजीब इंडिस्क्राइबेबल विस्पर तुम्हारे दिमाग में सीधे घुस गई। एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट, जैसे एक हेवी हैमर ने सिर पर वार किया हो। एनर्जी सर्ज हुई। तुम्हारी आंखें इंस्टेंटली रेड हो गई, एक इमेजरेबल फ्यूरी को रोकते हुए। मुझ पर एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत है तुम्हारी? अगले ही सेकंड तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सप्लोड हुई। तुम गायब हो गए। बैंग, एक जोरदार इंपैक्ट गूंजा। जुकेफू एक शैटर्ड काइट की तरह उड़ा और इंफ्रासोनिक वेव डिटेक्टर से जा टकराया। इंस्ट्रूमेंट इंस्टेंटली शैटर हो गया। लेबोरेटरी तबाह। वो जमीन पर पड़ा था, चेस्ट पकड़े हुए, बेहद सोर, लेकिन उसकी नजर तुम पर फर्वेंट थी। तुम एक मॉडिफाइड ह्यूमन हो। मैंने एग्जामिन किया, मॉडिफिकेशन का कोई ट्रेस नहीं। इतनी स्पीड और स्ट्रेंथ, ये पॉसिबल कैसे है? तुम उसकी तरफ बढ़े, नजर बर्फ जितनी ठंडी। डर नहीं लगता कि एक ही ब्लो में फिनिश कर दूं? उसने फ्रैंकली सिर हिलाया। होंठ के कोने से ब्लड पहुंचा। जो मैंने किया वो गलत था। तुमने मारा, सही किया। इस इक्विपमेंट का बड़ा अफसोस है, रिपेयर करने में काफी वक्त लगेगा। अपनी करनी का फल है। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। किसी ने चिल्लाया, भाई ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, एक्सीडेंटली एक्सपेरिमेंट टेबल गिर गया, काम जारी रखो। जुकेफू ने तुरंत जवाब दिया। कदमों की आवाज दूर हो गई। उसने तुम्हें बिटर स्माइल के साथ देखा। भाई मुझे नहीं पता अब क्या करूं। कर्स की इंफ्रासोनिक वेव का एक फ्रैगमेंट कैप्चर किया है लेकिन वेरीफाई नहीं कर पाया। सालों से यहाँ स्टक हूँ। इतने समय में तुम पहले नॉर्मल इंसान हो जो अंडरग्राउंड आए हो। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये रिसर्च सभी सब टेरेनियंस की सर्वाइवल से जुड़ी है। तुम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, बस पूछ रहे हो कि एक नॉर्मल इंसान को अंडरग्राउंड कितने समय में कर्स लगता है। 2-3 दिन, उसने ऑनेस्टली कहा। लेकिन तुमने अभी कर्स की आवाज सुनी है, ये टाइम और कम हो सकता है। कितना कम कहना मुश्किल है, हर इंसान की कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करता है। बकवास बंद। तुमने सिंपली उसी जगह क्रॉस लेगेड बैठकर स्पिरिट कॉन्सेंट्रेट किया, एनर्जी गैदर की और इंस्टेंटली इनर विजन की स्टेट में एंटर कर गए। अपने बॉडी की हर एनोमली को मेटिकुलसली एग्जामिन किया। जुक्फू नर्वस था, एक तरफ खड़ा था, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं। इनर विजन की स्टेट सिर्फ 10 मिनट्स चली। अचानक तुम्हारी आंखें वाइड ओपन हो गई, पूरे बॉडी में एक चिल दौड़ गई। ज्यादा वक्त नहीं बचा। तुमने जुकेफू को एक ऐसे टोन से देखा जो शार्पनेस छुपा नहीं पा रहा था। तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की बदौलत 10 घंटों में कर्स पूरी तरह लग जाएगा। अभी इसी वक्त सरफेस पर वापस जाना होगा। ये सुनकर जूफू स्टंड रह गया। नजर झुकाकर वॉच देखा, 4 बज रहे थे। उसने जल्दी से खुद को कंपोज किया। अगर अभी निकलो तो रात 9 से 10 बजे तक सरफेस पर पहुंचोगे। ऑटम ब्रेन सेंटिनल जरूर मिलेंगे रास्ते में, लेकिन कर्स लगने की तुलना में सेंटिनल के हाथों मरना कम से कम
पोस्टमार्टम रिवाइवल तो अलाउ करता है, डेड एंड नहीं है। वो सीधा खड़ा हो गया। ये मेरी गलती है। ठीक है, तुमने आंखें सिकोड़ी एक अनडिस्गाइज्ड थ्रेट अनलीश करते हुए, लेकिन दोबारा डर्टी प्ले की कोशिश की तो सिर्फ लैब नहीं तोड़ूंगा। इससे ज्यादा आर्ग्यू करने में वक्त बर्बाद नहीं किया। पलटे, उसे बाहर खींचा और तेज कदमों से हवा काटते हुए चल पड़े। मुझे किसी मॉर्टल को ह्यूमन शील्ड नहीं बनाना, बस सही रास्ता दिखाते रहो, बस यही काम है तुम्हारा। जुगेफू इंस्टेंटली कीवर्ड समझ गया। उसकी आंखें वाइड हो गईं। भाई, क्या तुम इमॉर्टल कल्टीवेटर हो? तुमने जवाब नहीं दिया। कदम और तेज हो गए। धीरे चलो यार। जुग हाँफते हुए पीछे था। एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं। और उसी वक्त विलेज के एक कोने में वो एल्फ खिड़की से बाहर झांक रही थी, उनकी जाती हुई पीठ को देखते हुए। जैसे ही वो ओझल हुए, वो तुरंत झुकी, चुपके से बाहर निकली और सीक्रेटली उनके पीछे हो ली। सरफेस की तरफ जाते रास्ते पर तुमने अचानक कहा, वैसे तुम्हें तो कर्स लगा है ना? अभी वो ब्लो तुमने आवाज कैसे निकाली? जूफू ने शीपिशली हंसते हुए सिर खुजाया। ये तो बस मेरा थोड़ा वेंट करना था। तुमने मारा, मैं चुप तो नहीं रह सकता था ना? तुम उसकी बात सुनकर स्पीचलेस रह गए। स्पेस स्टेशन पर थे पहले, इतने क्लेवर हो, फिर कर्स कैसे लग गया और अंडरग्राउंड फंस गए? जूफू का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। अगर बताऊं कि मैं अंडरग्राउंड एक रास्ता ढूंढने आया था तो मानोगे? तुमने तेजी से सिर घुमाकर उसे देखा। आंखें सरप्राइज से वाइड हो गईं। वो मगर ब्रॉडली मुस्कुराया, हाथ नॉस्टैल्जिकली हिलाया। संक्षेप में, वो उस वक्त यंग था, एरोगेंट था, सच ढूंढना चाहता था, कर्स को यूज करके टावर प्रिजन से लड़ना चाहता था, और जब ह्यूमैनिटी फ्री होती तो कर्स अंडू करना चाहता था। लेकिन नतीजा हाथ से निकल गया। ये कर्स उसकी सोच से 100 गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकला, और अचानक 100 से ज्यादा साल अंडरग्राउंड गुजर गए। तुमने उसे देखा और हाथ जोड़कर एक जेन्युइन बाव किया। चाहे तुम्हारी ओरिजिनल इंटेंशन जो भी रही हो, 100 साल कर्स तोड़ने की रिसर्च में लगाना, इसके लिए मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ। उसने एक गहरी सांस ली। चेहरा बिटरनेस से भरा था। काश शुरू से कर सकता तो कभी इस अंडरग्राउंड में कदम न रखता। वापसी का सफर शुरू हुआ। रास्ते भर कोई बात नहीं हुई। करीब आधे घंटे चलने के बाद तुम अचानक तेजी से पलटे और कड़क आवाज में चिल्लाए, बाहर आ जाओ, मुझे एक्शन लेने का इंतजार मत कराओ, कुछ मत करो, मैं हूँ। तुरंत एक लाइटिंग डिवाइस जल उठी। अंधेरे में वो एल्फ का चेहरा नजर आया, जिसके आयरन नेल्स लटक रहे थे। उसने तुम्हें सर्वाइल स्माइल दी। जुगेफू की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। एल्फ, पीछे क्यों आ रहे हो? सरफेस पर ऑटम ब्रेन्ड सेंटिनल्स भरे पड़े हैं। जिंदगी की परवाह नहीं, पूरी तरह खोना चाहते हो? एल्फ उससे आर्ग्यू नहीं कर सका, तो वो इमीडिएटली तुम्हारी तरफ मुड़ा और फर्मली बोला, मैंने उससे प्रॉमिस किया था जब जागे तो सरफेस तक ले जाऊंगा, अपना वर्ड नहीं तोड़ सकता। रहने दो। तुमने झूफू को डायरेक्टली इंटरप्ट किया। इसे साथ ले चलते हैं। अंडरग्राउंड गाइड करने की जरूरत है इन्हें, सरफेस तक जाने की नहीं, कोई खतरा नहीं। जूगे एक पल हेजिटेट किया, फिर एल्फ की तरफ मुड़ा। साथ आ सकते हो, लेकिन मेरी परमिशन के बिना कोई सवाल नहीं, बस भागना है। सुना? हाँ, सुन लिया। एल्फ ने तुरंत ओबीडियंटली सिर हिलाया। तुमने सीन देखा और पासिंग में पूछा, फिर भी नई जिंदगी है? हाँ, जूफू मुस्कुराया। डेप्थ्स का नेटिव है, बस एक रिस्ट्रक्चरिंग से गुजरा है। अभी 3 कुछ साल का ही है। तुम दोनों के बीच तो ये बच्चा है। तीनों आगे बढ़ते रहे, सरफेस के और करीब होते जा रहे थे। तभी अचानक तुम्हारे कान में पड़े ईयरपीस से एक आवाज आई, जानी पहचानी चाओजिन की आवाज, डीप टोन में। सुन पा रहे हो? हाँ, सुन रहा हूँ, तुमने कामली जवाब दिया। पहले अंडरग्राउंड में कोई सिग्नल नहीं था। वो जानता था तुम अभी भी वहां हो। चाओजिन ने रिलीफ की सांस ली। बाकी सब रिलोकेट हो गए हैं, मैंने खुद को फोर्स किया। टगबोट का ऑटो पायलट एक्टिवेट नहीं किया। शिप अभी भी वहीं है। डॉन होते ही सीधे वहां आ सकते हो। डॉन तक नहीं रुक सकता, तुमने ग्रेवली कहा। अंडरग्राउंड की सिचुएशन ने मुझे अफेक्ट किया है। ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे में सरफेस पर होना जरूरी है, वरना सब खत्म। सिचुएशन? कैसी सिचुएशन? चाओजिन इंस्टेंटली स्टंट। लंबी कहानी है, वापस आकर बताता हूँ। तुमने वक्त बर्बाद नहीं किया, स्ट्रेट टू द पॉइंट। अभी करना यह है कि ब्रेन्स ऑटम कोर से बचते हुए सेफली टगबोट तक पहुंचना है। रुको, सरफेस पर मत जाओ अभी, मैं किसी को हेल्प के लिए अरेंज करता हूँ। इतना कहते ही ईयरपीस साइलेंट हो गया, जैसे वो अरेंजमेंट्स करने दौड़ गया हो। जू, जिसने सब क्लियरली सुन लिया था, एक इनवॉलंटरी साई निकाल दी। अब स्पेस स्टेशन अपने पर्सनल का भी ऐसा हाल करता है। इतने समय बाद भी टग वापस नहीं आई। जब मैं पायलट था, 8 घंटे से ज्यादा हो जाते तो ऑटोमेटिकली किक आउट कर देते थे। मुझसे जो कम्युनिकेट कर रहा था वो स्पेस स्टेशन कंट्रोल से नहीं है। तुमने इंडिफरेंटली एक्सप्लेन किया। मैं ऑफिशियल टग पायलट भी नहीं हूँ, सरफेस पर आने के अपने चैनल्स हैं। वाह भाई, स्टेशन पर खूब सेट हो तुम। तुमने इमीडिएटली सब्जेक्ट चेंज किया। लैब में जो रेनड्रॉप जैसी आवाज सुनी, वो एग्जैक्टली क्या थी? मैग्नेटिक वेव थी, जुफू ने एक्सप्लेन किया। नॉर्मल ह्यूमन ईयर इसे इंस्टेंटली परसीव नहीं करता, मेरे इक्विपमेंट ने इसे एडिबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया, इसीलिए तुमने सुनी। अब मैं 100% सर्टेन हूँ, ये यूबिक्विटस मैग्नेटिक वेव ही अंडरग्राउंड चेंज का सोर्स है। तुमने थोड़ी रेजिग्नेशन के साथ कहा, तो इतना सब ड्रामा सिर्फ ये वेरीफाई करने के लिए था? साइंटिफिक रिसर्च में फैक्ट्स पर रिलाई करना पड़ता है। वेरीफाई नहीं हुआ तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते, उसने पूरे कन्विशन के साथ कहा। तुम एक पल रुके और फिर पूछा, वो आवाज कुछ स्पेशल सिलेबल्स ट्रांसमिट कर रही थी, उनका क्या मतलब था? सिर्फ मैं क्या? उसने हाथ उठाए। ये बस नेचुरल वाइब्रेशन है, कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। तुमने सिर हिलाया और आगे नहीं पूछा। बातें करते करते तीनों सरफेस एग्जिट तक पहुंच गए। तभी चाओजिन की आवाज ईयरपीस में फिर आई, सुन रहे हो? सैटेलाइट सर्वेलेंस एडजस्ट करवा दी है, प्रिसाइज लोकेशन और टगबोट की पोजीशन मिल जाएगी। सेंट्रीज से कैसे बचना है वो तुम्हारे ऊपर है, समझे? डबल चेक करो, कब निकल सकते हो? जब चाहो, लेकिन जाने से पहले एक बोनफायर जलाओ ताकि मैं तुम्हारी एग्जैक्ट पोजीशन पिन पॉइंट कर सकूं। उसी मोमेंट जुगफू ने अचानक बोला, चेनफान, जाने से पहले नीलमाई पर किसी को एक
मैसेज पहुंचा सकते हो। बोलो, मैं अंडरग्राउंड रिसर्च कर रहा हूँ, अभी स्टक हूँ, एक लैब टीम फंड करनी है, मेरी सारी रिसर्च रिजल्ट्स शेयर करने को तैयार हूँ। तुमने तुरंत चाओजिन को रिले किया और ब्रीफली रीजन एक्सप्लेन किया। लाइन पर कुछ सेकंड्स की साइलेंस, फिर चाओजिन का जवाब आया, हेल्प कर सकते हैं लेकिन रियल रिजल्ट्स देखने होंगे। रिसर्च डेटा के अलावा अंडरग्राउंड से कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स भी चाहिए ताकि बेकार न लगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जूफू ने इंस्टेंटली अग्री किया और फौरन जोड़ा, और मुझे तुमसे लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन चाहिए। एक कम्युनिकेटर मिल सकता है? स्पेस स्टेशन के डेटाबेस से कंसल्ट करना होगा, इससे इन्वेस्टिगेशन बहुत तेज होगी। कम्युनिकेटर की कोई प्रॉब्लम नहीं, सब हो जाएगा। चाओजिन की आवाज फिर आई, लेकिन स्पेयर पार्ट्स टगबोट पर हैं और सेंट्रीज की नजरों से बचकर वहां तक पहुंचना आसान नहीं। ये सुनकर झुकोव थोड़ा रिजाइंड फील करने लगा। एक ऑर्डिनरी सिविलियन के लिए सेंट्रीज की वॉचफुल आइज के नीचे टगबोट तक पहुंचना प्योर फैंटेसी था।